सबसे पहले हम सीखने वाले हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। देखो एक बात मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं कि जितना पेशेंस के साथ चीजों को सीखोगे उतना ज्यादा मजा आएगा, और जल्दबाजी करोगे तो खिचड़ी जो है वो कच्ची पक्की बन जाएगी और मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। ठीक है, देखो बिल्कुल ही सिंपल भाषा का इस्तेमाल करूंगा, सिंपल भाषा का प्रयोग होगा और बिल्कुल चीजें समझ में आएंगी बिल्कुल आसानी से। ठीक है, देखो ये हमारे पास है कार्बन एटम, और कार्बन एटम से हमारे पास लगे हुए हैं ये हाइड्रोजन भाई साहब, ये हाइड्रोजन भाई साहब, और ये भी हाइड्रोजन भाई साहब। ये बॉन्ड थोड़ा बेचारा पोलियो वाला हो गया, इसको थोड़ा अच्छा कर देते हैं। ठीक है, और यहां कार्बन से एक और एटम जुड़ा हुआ है, उसको हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, कुछ भी नाम दे दो, पर हम उसको नाम दे देते हैं ए। ठीक है, तो कार्बन से ये ए एटम जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब हमें अपनी पांचवी क्लास की सामान्य ज्ञान से पता है कि बॉन्ड में क्या होता है। देखो ये मान लो एक बॉन्ड है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा कार्बन भाई साहब का और एक इलेक्ट्रॉन होगा हाइड्रोजन भाई साहब का। सेम इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन कार्बन भाई साहब का, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन भाई साहब का। सेम इसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा कार्बन भाई साहब का, एक हाइड्रोजन भाई साहब का। और इस बॉन्ड की बात करें तो इस बॉन्ड में भी सेम होगा ना, बॉन्ड के लिए तो यूनिवर्सल ही रूल होता है। तो यहां पे एक इलेक्ट्रॉन होगा इस बॉन्ड में कार्बन भाई साहब का, और एक इलेक्ट्रॉन होगा ये ए जो एटम है ना, जिसको हमने दिल्ली, बंबई, कलकत्ता से उड़ा के लाए थे जिसको। ठीक है, इतनी बातें सिंपल है। ठीक है, अब देखो अगर आपको बोल दिया जाए कि ये जो बॉन्ड है इसे तोड़ दो फोड़ दो, इसे तोड़ दो अब फोड़ दो। ठीक है, तो आपके पास इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज आएंगी? 3 पॉसिबिलिटीज आएंगी। वो कैसे आएंगी, कौन सी होगी, उसी की हम बात करेंगे। और इन्हीं 3 पॉसिबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, है ना। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स अपने पास 3 ही तरीके के आएंगे। वो कैसे आएंगे उसकी बातें अब हम करेंगे। ठीक है, देखो अब इस बॉन्ड को हमें तोड़ना है, तो इस बॉन्ड को तोड़ने की सीधी पहले अगर मोटे मोटे तौर पे बात करें तो पहले तो अपने पास 2 ही पॉसिबिलिटी बनेंगी। पहले तो अपने पास 2 ही पॉसिबिलिटी बनेंगी। अब 2 पॉसिबिलिटी कौन सी बनेंगी कि या तो ये बॉन्ड होमोलिटिक तरीके से टूटेगा, होमोलिटिक तरीके से, या फिर हेट्रोलिटिक तरीके से, या फिर टूटेगा हेट्रोलिटिक तरीके से। ठीक है, अब इसका मतलब समझो। देखो होमो मतलब होता है सेम, होमो मतलब सेम, लिटिक लिसिस मतलब टूटना, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, लिसिक मतलब है ना, लिसिस मतलब टूटना। ठीक है, तो या होमोलिटिक या हेट्रोलिटिक। अब होमो मतलब क्या है? होमो मतलब क्या है कि कार्बन भाई साहब के पास भी बराबर इलेक्ट्रॉन जाएंगे और ए भाई साहब के पास भी बराबर। होमो मतलब सेम, कि दोनों के पास सेम इलेक्ट्रॉन जाएंगे, मतलब ये बॉन्ड ठीक बीच में से टूट जाएगा। ये एक इलेक्ट्रॉन अपना कार्बन ले जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन अपना ये ए एटम ले जाएगा। ठीक है, ये है होमो। और हेट्रोलिटिक मतलब डिफरेंट, मतलब ए एटम के पास अलग इलेक्ट्रॉन होंगे, कार्बन के पास अलग इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो हेट्रोलिटिक में भी यहां हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी बन सकती हैं कि या तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन भाई साहब उड़ा के ले जाए, है ना, या तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन भाई साहब उड़ा के ले जाए, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये ए भाई साहब उड़ा के ले जाए। ये है हेट्रोलिटिक, है ना, डिफरेंट तरीके से, मतलब या तो कार्बन को दोनों इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे या फिर ए एटम को दोनों इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। ठीक है, तो बारी बारी से बात कर लेते हैं भाई, बारी बारी से बात कर लेते हैं। एक बार इसको हम क्या करते हैं, दोबारा से यहां अच्छे से बना लेते हैं ताकि यहाँ पे घमासान ना चल जाए इनका ना, थोड़ा सा तो समझ में तो आएगी क्या लिखा हुआ था। ठीक है, तो दोबारा से एक बार बना लेते हैं। यहाँ पे अपना कार्बन था, ये अपना ए एटम था, और यहाँ 3 अपने हाइड्रोजन थे। हाइड्रोजन का काम नहीं, हमको छोड़ो, हम नहीं लिखते भैया ना, हाइड्रोजन को तो ऑर्गेनिक में ऐसे ही इग्नोर किया जाता है, ये दुनिया का नियम है। ठीक है, अब यहां बात कर लेते हैं भाई, यहां क्या बात चल रही थी? एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का था और एक ये ए भाई साहब का था। ठीक है, अब इसको पहले तरीके से तोड़ते हैं, होमोलिटिक तरीके से, है ना। होमोलिटिक में क्या था कि ये बॉन्ड यहां से टूट गया, ये बॉन्ड यहां से टूट गया। अब यहां से टूटने में, बॉन्ड के यहां से टूटने में क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन गया कार्बन के पास, एक इलेक्ट्रॉन गया इसके पास। अब कार्बन के पास जब एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये कैसा दिखाई पड़ेगा? देखो कार्बन के ये 3 बॉन्ड तो ऐसे कैसे रहेंगे, और कार्बन के पास आ चुका है एक इलेक्ट्रॉन। एक आपने को कोई काम नहीं है, वो नहीं लिखना, है ना। ये हो गई एक पॉसिबिलिटी। ठीक है, अब इधर बात कर लेते हैं। तो इधर हमने बात की थी कि इधर भी अपने पास 2 केस आएंगे, इधर भी अपने पास 2 केस आएंगे। पहले केस में क्या होगा, एक बार फिर से यहां बिल्कुल क्लियर तरीके से बनाएंगे, एक एक चीज को आराम से समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। फिर से लिखते हैं, कार्बन भाई साहब, यहां अपने ए भाई साहब। ठीक है, तो यहां जो पहला केस होगा उसमें क्या होगा कि देखो यहां एक इलेक्ट्रॉन था, यहां एक इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन अगर ये कार्बन ले जाए तो क्या होगा? देखो दोनों इलेक्ट्रॉन अगर कार्बन ले जाए तो कार्बन, ये 3 बॉन्ड इसके थे और दोनों इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन ले गया ना, तो एक इलेक्ट्रॉन का तो कार्बन का ही था और एक इलेक्ट्रॉन ये ए भाई साहब का ले गया। ठीक है, अब इसको जो ए एटम का इलेक्ट्रॉन लाया है, इसको इंडिकेट करने के लिए यहां हमें नेगेटिव चार्ज दिखाना पड़ेगा। इस नेगेटिव चार्ज का मतलब समझो। देखो ये एक इलेक्ट्रॉन तो कार्बन का ही था, बट ये एक किसी का चुरा के लाया है, तो उस चुरा के जो लाया है उसको दिखाने के लिए यहां नेगेटिव चार्ज अपने को दिखाना पड़ेगा। दूसरी पॉसिबिलिटी में क्या करेंगे कि दोनों इलेक्ट्रॉन अगर ये ए ले जाए, दोनों इलेक्ट्रॉन ए ले जाएगा तो कार्बन पे कैसा आ जाएगा भाई? अब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा।
ये अपना कार्बन है, ये अपना कार्बन है, और ये मैंने गलत लिख दिया, ठीक है, गलत नहीं लिखा, थोड़ा सा डॉट लगा था, इतने बिना बात की गलती मत निकाला करो, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, दोनों इलेक्ट्रॉन अगर ये ए ले जाए तो ए तो ले जाएगा नेगेटिव चार्ज, और कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ अब ध्यान से देखो, अपने पास तीन इंटरमीडिएट्स बन चुके हैं, एक तो बना किससे, होमोलिटिक से, और दो बने हेटेरोलिटिक से, दो बने हेटेरोलिटिक से। अब इनका थोड़ा नामकरण कर लेते हैं, इनका थोड़ा नामकरण कर लेते हैं। यार ये कलर चेंज हो, ब्लैक आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये क्या दिख रहा है, रेडिकल दिख रहा है, फ्री रेडिकल दिख रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, बहुत सुना होगा आपने, इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। और इसको क्या बोलते हैं, कार्बन के ऊपर ये नेगेटिव चार्ज दिखाई पड़ रहा है, इसको हम बोलते हैं क्या, कार्बो अनायन। और इसको क्या बोलते हैं, कार्बो कटायन, इसको हम बोलते हैं कार्बो कटायन, ठीक है। तो याद करो, रिएक्शन इंटरमीडिएट मैंने 3 बताए थे, तो 3 कौन से अपने रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, एक अपना क्या है, फ्री रेडिकल है, एक अपना क्या है, कार्बो अनायन, और एक अपना क्या है, कार्बो कटायन, है ना। और होमोलिटिक क्लीवेज से कौन से बने, होमोलिटिक तरीके से बॉन्ड टूटता है तो फ्री रेडिकल बना, और हेटेरो से कार्बो अनायन और कार्बो कटायन अपने बनते हैं। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल साधारण है, कोई भी दुविधा नहीं है, ठीक है, बिल्कुल ठीक। देखो हमने अभी 3 तरीके के रिएक्शन इंटरमीडिएट्स देखे, ठीक है, हमने 3 तरीके के रिएक्शन इंटरमीडिएट्स को देखा, कौन से, एक अपना है क्या, एक अपना है कार्बो कटायन, एक अपना है फ्री रेडिकल, और एक अपना है कार्बो अनायन, ठीक है, एक कार्बो कटायन, एक फ्री रेडिकल, एक कार्बो अनायन, ये हमने रिएक्शन इंटरमीडिएट्स देखे, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो कोई भी मॉलिक्यूल है ना, कोई भी मॉलिक्यूल है, अगर वो न्यूट्रल है ना, अगर वो न्यूट्रल है तो वो ज्यादा स्टेबल होता है, वो ज्यादा स्टेबल होता है ना, कोई भी अगर कंपाउंड है। बट किसी भी कंपाउंड पे अगर चार्ज आ जाए तो चार्ज क्या होता है, दुख होता है, चार्ज क्या होता है, दुख होता है। जैसे इसकी बात करें तो इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये एक तरीके का दुख है, इस पे ये फ्री रेडिकल है, ये भी एक तरीके का दुख है, इस पे ये नेगेटिव चार्ज है, ये भी एक तरीके का दुख है, ठीक है। और क्वेश्चन करते हुए मैं आपको बता दूं, ऑर्गेनिक में क्वेश्चन करते हुए आप फ्री रेडिकल को भी पॉजिटिव चार्ज अज्यूम करके क्वेश्चन करना, कोई भी आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। अब दुख क्यों है ना, दुख क्यों है उसकी बात कर लेते हैं। देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, यानी इसके पास क्या है, इसके इलेक्ट्रॉन कोई ले गया है, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। ये भी मैंने क्या बोला था, पॉजिटिव चार्ज ही अज्यूम करना, इसके पास भी क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। और ये नेगेटिव चार्ज है, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो क्या बात पता चली, कार्बो कटायन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी, फ्री रेडिकल वाले के पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी, और ये क्या है, कार्बो अनायन यानी नेगेटिव चार्ज वाले के पास इलेक्ट्रॉन क्या है, ज्यादा है। तो ये इनका दुख है। अब दुख अपने को कम करना है, दुख कम करना है, यानी अगर स्टेबिलिटी की बात की जाए, देखो पूरी ऑर्गेनिक में यही अपने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पूरी ऑर्गेनिक में स्टेबिलिटी के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसकी स्टेबिलिटी की बात करें तो इसके पास क्या है, ये क्या कर दिया मैंने, ठीक है। तो इसकी स्टेबिलिटी की बात करें तो इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो अगर कोई इंसान आके इसको इलेक्ट्रॉन दे दे तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। स्टेबिलिटी कार्बो कटायन की क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। फ्री रेडिकल की बात करें तो मैंने क्या बोला था, क्वेश्चन करते हुए इसको कार्बो कटायन की तरह अज्यूम करना है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो कोई इंसान अगर इसको इलेक्ट्रॉन दे दे तो ये सुखी हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। क्लियर है स्टेबिलिटी। अब इसकी स्टेबिलिटी की बात करते हैं। देखो इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा, ठीक है। तो इसके इलेक्ट्रॉन अगर कोई खींच ले, अगर कोई इंसान इसके इलेक्ट्रॉन खींच ले तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ज्यादा सुखी हो जाएगा। तो ये फंडा चलेगा इनकी स्टेबिलिटी का, और इनसे अलग कोई स्टेबिलिटी होती नहीं है। जो एसिडिक स्ट्रेंथ वाली है वो भी इन्हीं से बनती है, मैं आपको दिखा दूंगा आगे, ठीक है। यही फंडा है स्टेबिलिटी का, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स की तरफ। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स हम देखने वाले हैं, और अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स की। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में हम क्या करते हैं, ऐसे पीला रंग भर देते हैं, ले भाई सुंदर सुंदर थोड़ा हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स की, तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स जो हैं वो अपने पास आएंगे 4, 1 2 3 और 4। अब 1 2 3 4 कौन से होंगे। पहला अपना रहेगा इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा अपना रहेगा हाइपर कॉन्जुगेशन, तीसरा अपना रहेगा रेजोनेंस, और इसी में हम पढ़ लेंगे क्या, मेसोमेरिक इफेक्ट, और फोर्थ अपना रहेगा क्या, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस या फिर मेसोमेरिक उसी में पढ़ लेंगे, और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन लायक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो 3 इफेक्ट हैं ये कैसे हैं, ये परमानेंट इफेक्ट हैं, और ये अकेला बेचारा जो लास्ट में बचता है ना, इसको तो पढ़ता भी नहीं है कोई बेचारे को ना। इलेक्ट्रोमेरिक ये कैसा है, टेम्परेरी इफेक्ट है, ये कैसा है, टेम्परेरी इफेक्ट है, ठीक है। तो बेसिकली जीओसी में अब अपने को पढ़ना क्या है, पहले हम इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ेंगे, फिर हम हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ेंगे, फिर रेजोनेंस एंड मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़ेंगे, फिर थोड़ा सा
ये तो कुछ नहीं है, ये ना के बराबर है। ठीक है, यही अपनी पूरी क्या है, जीओसी है। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने इंडक्टिव इफेक्ट के साथ। ये क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, कहां होता है और इसकी एप्लीकेशन कहां है और इसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। अब हम साधारण से इंसान साधारण तरीके से क्या पढ़ने जा रहे हैं, इंडक्टिव इफेक्ट भरने जा रहे हैं। भरने नहीं, हाँ भरने भी जा रहे हैं। देखो अभी इसमें पीला रंग भर देते हैं। ठीक है, तो हम अब समझने जा रहे हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, क्यों होता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट को समझने के लिए यहाँ पे एक कार्बन की क्या बना लेते हैं, कार्बन की ट्रेन बना लेते हैं। और कार्बन की ट्रेन पे यहाँ क्या लगा हुआ है, फ्लोरीन लगा हुआ है। देखो हाइड्रोजन तो ऑटोमेटिक है ना, हाइड्रोजन लगे हुए होंगे। और मैंने बोला भी था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोजन की जितनी बेइज्जती होती है उतनी किसी की नहीं हुई आज तक उतनी, है ना। तो हाइड्रोजन की हम भी यहाँ थोड़ी बेइज्जती कर लेंगे, हाइड्रोजन हम बना ही नहीं रहे, ऑटोमेटिक है। ठीक है, अब देखो यहाँ चीजें क्या ऑब्जर्व हो रही हैं। जो फ्लोरीन एटम होता है हमें पता है, फ्लोरीन एटम की हमें पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। फ्लोरीन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है, जो ये बॉन्ड है, देखो इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन किसका है, फ्लोरीन का है, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने का मतलब है कि इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की खींचने की जो पावर है वो फ्लोरीन की ज्यादा है। किसके कंपैरिजन में, इस कार्बन के कंपैरिजन में। तो इस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्लोरीन उनको अपनी तरफ खींच लेगा, उनको अपनी तरफ खींच लेगा। अब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा तो जाहिर सी बात है उस पे आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब आपको एक खूबसूरत क्वेश्चन यहां पे पूछना चाहिए कि तूने पार्शियल वर्ड का यूज क्यों किया, तूने खाली नेगेटिव क्यों नहीं बोला, तूने पार्शियल क्यों बोला। देखो जब तक ये बॉन्ड नहीं टूटेगा हमें पार्शियल वर्ड का इस्तेमाल करना है। अगर ये बॉन्ड तोड़कर ये फ्लोरीन इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को उड़ा ले जाता तो हम बोलते कंप्लीट नेगेटिव चार्ज, पूरा नेगेटिव चार्ज। बट यहां पे ये बॉन्ड सेम ऐसे का ऐसे है, बस इसने क्या किया है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को आकर्षित किया है, अट्रैक्ट किया है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से। इसीलिए इस पे डेल्टा नेगेटिव, इस पे डेल्टा पॉजिटिव है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, अब इसका फर्क क्या पड़ेगा, इस पूरी इस ट्रेन पे, इस चेन पे क्या फर्क पड़ा। देखो वैसे टेक्निकली कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर होनी चाहिए थी, बट इस पे क्या आ चुका है, डेल्टा पॉजिटिव आ चुका है। तो ये जो कार्बन है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मामले में इससे आगे निकल गया, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी इसकी वजह से, है ना। पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है उसको ये खींचेगा, तो ये उसको अपनी तरफ खींचेगा, है ना। सेम आगे कहानी चलेगी, इस पे थोड़ा सा, इस पे डबल डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे ज्यादा हो जाएगी, ये थोड़ा इससे खींचेगा, ये थोड़ा इससे खींचेगा। तो इसी को बोलते क्या है, इसी को क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। अब आप बोलो कि यार ये ट्रेन कितनी लंबी चलानी है, तो 3 कार्बन तक, है ना। तो 3 कार्बन तक ही आपने को याद रखना कि 3 कार्बन तक ही इंडक्टिव इफेक्ट अप्लाई होता है, उससे ज्यादा नहीं होता, 3 कार्बन तक। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। ज्यादा ही हद मार के 4 तक, उससे ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाना वैसे आपसे 3 से ज्यादा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। अब इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में जो कुछ याद करने की चीजें हैं वो कर लेते हैं। देखो पहली बात क्या हमने सीखी कि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडिंग होता है। पहली बात देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, पहली बात हमने सीखी। दूसरी बात हम याद रखेंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट सिर्फ सिग्मा बॉन्ड पे काम करता है, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड। मतलब सिग्मा बॉन्ड क्या है, मतलब यहां अगर डबल बॉन्ड होते तो वो सिर्फ सिग्मा पे काम करेगा, पाई बॉन्ड पे वो काम नहीं करता है। ये हमने दूसरी बात सीखी। और क्या सीखी हमने कि देखो डिस्टेंस डिपेंडिंग है तो उसका याद रखना कि लगभग 3 कार्बन तक ही अप्लाई होता है। ठीक है, और हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट कैसा था, परमानेंट इफेक्ट था। इंडक्टिव इफेक्ट कैसा था, परमानेंट इफेक्ट था। देखो टेम्परेरी तो एक ही था, इलेक्ट्रोमेरिक, हाइपर कॉन्जुगेशन की बात कर लो, इंडक्टिव की बात कर लो, रेजोनेंस की बात कर लो, कैसे थे, सारे परमानेंट थे, है ना। ये कुछ थ्योरेटिकल बातें हो गई इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, अब देखो आगे बात करते हैं, देखो मान लो आपको बोल दिया जाए ये कार्बन है, ये कार्बन है और यहां लगा हुआ है फ्लोरीन। मैं आपको नेक्स्ट चीज बोल दूं, इंडक्टिव में चल रहे हैं हम, इंडक्टिव की बात कर रहे हैं, जब हाइपर कॉन्जुगेशन में आएंगे बता दूंगा। अभी तो इंडक्टिव में बहुत है, क्वेश्चन भी करने हैं, एप्लीकेशन भी देखने हैं। ठीक है, तो यहां लगा हुआ है NO2 मान लो, है ना। अपने को पता ही नहीं है, अब तो 0 लेवल से कर रहे हैं ना, तो अपने को पता ही नहीं है, कार्बन और यहां लगा हुआ है, मान लो कुछ भी लगा हुआ है, यहाँ पे O नेगेटिव लगा देते हैं। ठीक है, अब फ्लोरीन का तो अपने को पता है भाई, हाँ भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ खींच लेगा। पर ऐसा आ जाए NO2 आ जाए तो अपने को हिसाब ही नहीं है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, O- आ जाए अपने को हिसाब ही नहीं है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ खींचे जाएंगे, जैसे NO2 है वो भी इलेक्ट्रॉन खींचता है फ्लोरीन जैसे, बट जैसे O नेगेटिव है तो वो खींचने की बजाय उल्टा इस तरफ इलेक्ट्रॉन देता है ना। ये तो खींचते हैं, एक इलेक्ट्रॉन देते हैं, है ना। तो इंडक्टिव इफेक्ट में जो अपने पास आई ग्रुप बनेंगे, तो वो अपने 2 टाइप के बन जाएंगे।
दो टाइप के कौन से बन जाएंगे, एक हो जाएंगे माइनस आई कौन से, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं, है ना, ये ट्रेन है जो इससे अपनी तरफ खींचते हैं, ठीक है। दूसरे कैसे हो जाएंगे, प्लस आई ग्रुप हो जाएंगे, प्लस आई कौन से, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन खींचने वाले, एक इलेक्ट्रॉन देने वाले, ठीक है, माइनस आई प्लस आई। अब यहां पे हमें ऑर्डर याद करना पड़ेगा कि माइनस आई कौन से होते हैं और प्लस आई कौन से होता है। देखो मेनली जो है ना, मेनली जो है वो माइनस आई है, प्लस आई का लॉजिक से भी हो जाता है, पर मेन जो जहां पे दम लगेगा वो है माइनस आई, और जहां पे आपका एफर्ट लगता है वहां आती है क्या, केवी एजुकेशन की ट्रिक, केवी एजुकेशन की ट्रिक जो आपको कभी नहीं भूलने वाली, मेरी गारंटी है। मेरे साथ एक बार दो बार तीन बार उसको रिपीट करना, कभी नहीं भूलने वाली। अब बहुत आसान ट्रिक है। अब हम करने वाले हैं माइनस इंडक्टिव इफेक्ट के ऑर्डर को याद करने की ट्रिक, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट के ऑर्डर को याद करने की ट्रिक। ट्रिक बहुत मजेदार है, ट्रिक बहुत साधारण है, ट्रिक बहुत सिंपल है, एक कॉलेज की, बेसिकली एक कॉलेज की कहानी है, वही अपने को पकड़नी है, ठीक है। और मैं गारंटी दे रहा हूं, एक बार मेरे साथ ढंग से कर लोगे तो माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर कभी नहीं भूलेगा जिंदगी में, ठीक है। तो अपनी ट्रिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखो एक कॉलेज था या बोलो मेडिकल कॉलेज था, एक मेडिकल कॉलेज था, ठीक है। अब मेडिकल कॉलेज में दो लड़के थे, है ना, और ये बड़े फेमस थे, मतलब इनकी लुक्स भी बहुत तगड़ी थी, बॉडी शॉडी भी बना रखी थी, और बड़ी बड़ी बाइक थी इनके पास, गाड़ी थी, मतलब कुल मिला के हद थे, मतलब सिक्का चलता था। एक का नाम था फरहान और एक का नाम था सलमान। एक का नाम था फरहान, एक का नाम था सलमान। मतलब कॉलेज में भाई तबाही थी इनकी, मतलब है ना, कि लड़कियां वेट करती थी कि ये कब लड़कियों से बात करें, हर लड़की वेट करती थी, है ना। तो भाई का सिक्का चल रहा था, और इसी बीच, है ना, मान लो ये आगे चल के सेकंड ईयर में हो गए, तो फर्स्ट ईयर में एक लड़की की एंट्री होती है, फर्स्ट ईयर में एक लड़की की एंट्री होती है जिसका नाम था करीना। और करीना क्या थी, बहुत खूबसूरत थी। अब खूबसूरत की स्पेलिंग देखते रहना, खूबसूरत की स्पेलिंग देखते रहना। करीना क्या थी, बहुत खूबसूरत थी, मतलब क्या बोलूं, हद, मतलब हद नहीं, लिमिट नहीं बोलते हैं, लिमिट भी पार कर दी थी करीना ने, है ना, ये हाल था। अब ये इतनी खूबसूरत थी कि फरहान और सलमान भी इससे बात करने से कांप रहे थे, डर रहे थे, है ना, कि यार इतनी खूबसूरत है, इससे कैसे बात करें, है ना। देख रहे हो आप, इनका सिक्का चल रहा था किसी जमाने में, पर यहाँ पे इतनी खूबसूरत आ गई करीना कि इनकी भी ऐसी तैसी हो गई कि बात करें तो कैसे करें, ठीक है। तो पूरे कॉलेज में देखो, ये भी फेमस, ये भी फेमस, और ये तो ऑटोमेटिक फेमस है, इतनी खूबसूरत है, ठीक है। तो पूरे कॉलेज में भाई बात चलने लगी, है ना, एक अफवाह फैल जाती है ना पूरे कॉलेज में फेमस लोगों की, कि ना तो फरहान बोल पा रहा, ना सलमान बोल पा रहा, तो कौन खूबसूरत करीना को हेलो बोलेगा, है ना। इसको हेलो बोलने की पूरे कॉलेज में रेस चल रही है, होड़ चल रही है। ना फरहान बोल पा रहा है, ना सलमान बोल पा रहा है, तो कौन खूबसूरत करीना को हेलो बोलेगा, औरों से पहले मतलब सबसे पहले। अब देखो अपनी इसी ट्रिक को यहां पे लिख के देख लेते हैं। देखो हमने क्या किया था, हमने ट्रिक क्या की थी कि ना तो फरहान बोल पा रहा है, ना फरहान बोल पा रहा है, ठीक है, और ना ही सलमान बोल पा रहा है, ना ही सलमान बोल पा रहा है, ठीक है। तो कौन खूबसूरत करीना को, खूबसूरत की मैंने स्पेलिंग बताई थी, आपको याद मैं दिला दूं, तो कौन खूबसूरत करीना को हेलो बोलेगा औरों से पहले, औरों यानी, है ना, सबसे पहले कौन उसको हेलो बोलेगा, औरों से पहले, ठीक है। एक बार फिर से कर लेते हैं, ना फरहान बोल पा रहा है, ना सलमान बोल पा रहा है, तो पूरे कॉलेज में बात चल रही है, तो कौन खूबसूरत करीना को हेलो बोलेगा, औरों यानी सबसे पहले, है ना, औरों से बाकियों से, औरों से पहले, ठीक है। तो इसी ट्रिक को हम एक बार लिख के देख लेते हैं, देखो ना फरहान को 2 मिनट के लिए होल्ड पे कर दो, 2 मिनट के लिए इसको होल्ड पे कर दो। इसको देखते हैं, देखो इस ना से अपना बनेगा NO2 ग्रुप, है ना। सलमान से अपना क्या बनेगा, SO3H ग्रुप, ये तो डायरेक्ट हो रहा है CN ग्रुप, ये तो डायरेक्ट बन रहा है अपना CN ग्रुप, और ये क्या है COOH, यानी अपना बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, है ना, COOH। करीना से अपना क्या बन जाएगा, COR ग्रुप, ठीक है। हेलो से अपने क्या याद आ जाएंगे, अपने को हेलोजन्स याद आ जाएंगे, बहुत ही सिंपल है। हेलोजन्स में तो अपने को पता ही होता है, सबसे ज्यादा होगा फ्लोरीन, फिर होगा क्लोरीन, फिर होगा ब्रोमीन, फिर होगा आयोडीन। क्यों होगा, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर ज्यादा है, तो इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा है, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, डायरेक्ट OR ग्रुप, OH से डायरेक्ट OH ग्रुप, और पहले से अपने को याद आएगा फिनाइल, पहले से अपने को याद आ जाएगा फिनाइल। अपना ये वाला देखते हैं, ना फरहान वाला देखते हैं। देखो इसमें क्या करो, ना से अपने को N मिल जाएगा, और फरहान यहां से अपने को क्या लेना है, यहां से अपने को लेना है, देखो यहां से अपने को लेना है F लेना है, R लेना है और H लेना है, ठीक है। F लेना है, R लेना है और H लेना है, ठीक है। और ये कॉमन कर देना है, मतलब एक तरीके से मल्टीप्लाई, ये नाइट्रोजन इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखो NF के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, जूम कर लेते हैं यहाँ पे, क्या बन जाएगा, NF3, ये वाला ग्रुप बन जाएगा, NF3, ठीक है। नेक्स्ट अब देखेंगे कि नाइट्रोजन R के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो NR3 वाला बन जाएगा, ठीक है। और हाइड्रोजन के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो NH3 वाला बन जाएगा,
NH3 वाला बन जाएगा। ठीक है, तो ये अपना पूरा ऑर्डर बनके तैयार हो चुका है। सबसे मैक्सिमम कौन सा है, ये वाला NF3 वाला, फिर NR3 वाला, फिर NH3 वाला, और फिर कौन सा हो जाएगा, फिर तो अपना लाइन में लगा दो है ना, NO2, फिर SO3H, फिर CN है, फिर COOH है, फिर कौन है COR है, फिर क्या है हेलोजेंस है, हेलोजेंस में हम कर चुके हैं सबसे ज्यादा फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, और फिर OR है, फिर OH है, और सबसे कम है फिनाइल है। ठीक है, तो ये अपनी है किसकी, ये अपनी है -I इफेक्ट के ऑर्डर को याद करने की ट्रिक। ये क्या कर दिया मैंने, क्यों कर दिया, ये है माइनस इंडक्टिव इफेक्ट के ऑर्डर को याद करने की ट्रिक है अपनी। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं इसको, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ना तो फरहान बोल पाया, ना सलमान बोल पाया, तो कौन खूबसूरत करीना को हेलो बोलेगा औरों से पहले। ना से हमने देख लिया एक ऐसे मल्टीप्लाई किया हमने, FRH उठा लिया और ये बना दिए। ठीक है, फिर NO2 है, फिर SO3H है, फिर ये CN से CN है, फिर COOH है, फिर करीना से COR है, हेलो से हेलोजेंस है, OR से OR है, OH से OH है, और पहले से फिनाइल है। अब देखिए हम -I के ऑर्डर को याद करने की बहुत सिंपल ट्रिक देख चुके हैं। ठीक है, -I अपना कंप्लीट है। अब बारी आती है +I इफेक्ट की। ठीक है, अब बारी आती है +I इफेक्ट की। तो मेरे प्यारे दोस्तों अब हम देखने जा रहे हैं कि +I का ऑर्डर कैसे सीखें। ठीक है, तो यहां पे हम ट्रिक नहीं बताएंगे, यहां पे हम लॉजिक का इस्तेमाल करेंगे। लॉजिक यानी कॉमन सेंस, जनरल नॉलेज का इस्तेमाल करेंगे। और आपको प्यारे दोस्तों बोला है, तो इस बात की शर्म रख लेना। शर्म कैसे रखनी है, किसी भी हाल में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पहुंच के शर्म रख लेना। यार मैं तो वेट कर रहा हूं कि है ना, मतलब बोलते ना कि अंदर से वो क्रेविंग्स होती हैं कि ऐसा मैसेज आए मेरे को कि मेरा इस कॉलेज में हो गया, इस कॉलेज में हो गया, तो उन मैसेज का मैं वेट कर रहा हूं, और वो मैसेज आने आपके ही हाथ में है ना, आप ही भेज सकते हो मेरे पास वो मैसेज। तो यार देख लेना ना हिसाब किताब, मैंने तो बोल दिया जो बोलना था। ठीक है, अब हम देखते हैं कि +I के ऑर्डर को कैसे याद करें। अब पहले देखते हैं कि +I होता क्या है। +I होता क्या है, वैसे तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं +I क्या होता है, पर फिर से एक बार देख लेते हैं। देखो मान लो ये है CH2, यहाँ कार्बोकटायन है, इधर है CH2, और इधर लगा हुआ है कोई +I ग्रुप, इधर लगा हुआ है +I ग्रुप। ठीक है, अब -I ग्रुप क्या होता था, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता था। हाँ, देखो इस बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन को जो अपनी तरफ खींच ले वो होगा -I, और +I क्या होगा, वो खींचेगा नहीं, उल्टा वो डोनेट करेगा, उल्टा वो इलेक्ट्रॉन को देगा। ठीक है, ये होता है +I ग्रुप। इतना लॉजिक से अपने को समझ में आ चुका है। ठीक है, अब एक बात हमें पता चल गई कि +I जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को देता है। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन को कौन देगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। पहला लॉजिक तो यही होगा, इलेक्ट्रॉन को कौन दे सकता है, कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, है ना। अब इलेक्ट्रॉन ज्यादा कैसे पहचान में आएंगे, तो जिसके ऊपर अपने को नेगेटिव चार्ज दिखे, है ना। पहला लॉजिक बता रहा हूं कि जिसके ऊपर अपने को नेगेटिव चार्ज दिखे, जैसे कि CH2 ये नेगेटिव है ना, ये क्या है नेगेटिव चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है, यानी ये +I है। तो इसका सबसे ज्यादा +I, ये अपना ऑर्डर ही बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, जैसे NH और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, मतलब नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन ये दे सकता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ये सेकंड पे आ गया अपना। ठीक है, फिर क्या है O- है ना, ये भी क्या है अपना +I ग्रुप है। ठीक है, इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, यानी इलेक्ट्रॉन को दे सकता है। ठीक है, COO-। ठीक है, अब देखो यहां से क्या पहचान में आ गई कि नेगेटिव चार्ज है, मतलब इनके पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को दे सकते हैं, इसीलिए +I शो करते हैं। अब देखो +I इफेक्ट का जो आगे का ऑर्डर है वो कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा, है ना। कैसे कि फर्स्ट ये हो जाएगा, सेकंड ये, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और फिर ऐसे, फिर ऐसे। ठीक है, तो ये वाली लाइन, पहली लाइन यहां तक तो हम कर चुके थे, लॉजिक से कर चुके थे। अब हम नेक्स्ट करने वाले हैं, और नेक्स्ट और भी आसान है, क्योंकि इसमें लॉजिक जो लगने वाले हैं वो और भी आसान है। देखो एक सिंपल सा लॉजिक इस्तेमाल करना है कि कंपाउंड जितना हैवी होगा, जितना ज्यादा हैवी होगा, +I इफेक्ट उतना ज्यादा होगा, है ना। और यहाँ पे मेनली अपना CH3 का यूज होगा, CH3 से ही हैवी हो रहा है, CH3 +I शो करता है ना। जितना ज्यादा हैवी होगा उतना ज्यादा +I होगा। अब इस लॉजिक का यहाँ पे इस्तेमाल करके देखते हैं। देखो ये अपना ऑर्डर है, ठीक है। अब इसमें चेक करते हैं, इसमें इन तीनों में चेक करते हैं कि जितना ज्यादा हैवी होगा +I उतना ज्यादा होगा। देखो इसके पास कितने CH3 ग्रुप हैं, 1 2 3, इसके पास सिर्फ 2 है, इसके पास 1 है। 3 CH3 ग्रुप मतलब सबसे ज्यादा हैवी, सबसे ज्यादा +I, फिर उससे कम, फिर उससे कम। अब नेक्स्ट लॉजिक इस पे आ जाते हैं। देखो हमें पता है कि क्या है, हमें पता है जो ट्रिटियम है और ड्यूटेरियम है, हाइड्रोजन है, तीनों के कंपैरिजन में ट्रिटियम सबसे हैवी होता है, फिर ड्यूटेरियम, फिर हाइड्रोजन, है ना। तो जितना ज्यादा हैवी होगा उतना ज्यादा +I, ये इससे हैवी है, इससे ज्यादा +I हो जाएगा। ठीक है, तो ये था अपना क्या +I का ऑर्डर। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि भाई इंडक्टिव इफेक्ट के क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। देखो एक बात मैं आपको बिल्कुल यहां क्लियरली समझा दूं। देखो अपने को क्या क्या पढ़ने थे, अपने को इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ना था, फिर अपने को हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ना था, फिर अपने को रेजोनेंस और उसी के साथ मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़ना था। ये अपना प्लान था, हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। ठीक है, अब जहां पे हम क्वेश्चंस की बात करते हैं, देखो क्वेश्चंस की बात करते हैं तो मैं यहां पे ध्यान रखूंगा एक एक बात का। क्यों ध्यान रखूंगा, देखो हम इंडक्टिव इफेक्ट करके अगर उसी के हम क्वेश्चन करते चले गए तो हमारी नजरें ही रहेंगी कि भाई इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं इंडक्टिव इफेक्ट होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही जैसे मान लो हम हाइपर
कॉन्जुगेशन का टॉपिक पढ़ के अगर उसी के बहुत सारे क्वेश्चन करने लगेंगे तो ऑटोमेटिक जो हमारी नजरें हैं ना वो ऑटोमेटिक हाइपर कॉन्जुगेशन को ढूंढने लगेंगे। अगर हम रेजोनेंस पढ़ के उसी के क्वेश्चन करते रहे तो क्या है, हमारी नजरें ऑटोमेटिक रेजोनेंस को उसमें ढूंढने लग जाएंगी। तो ये गलती होती है ना, क्योंकि जो अपना एक्चुअल रियल में एग्जाम होना है वहां पे आपको कुछ नहीं पता कि इंडक्टिव का क्वेश्चन है या हाइपर कॉन्जुगेशन का है या रेजोनेंस मेसोमेरिक किसका क्वेश्चन है, अपने को पता ही नहीं होना चाहिए। तो यहां पे भी मैं वही चीज इस्तेमाल करूंगा कि इन तीनों के मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा। ऐसे नहीं कराऊंगा कि इंडक्टिव पढ़ के उसी के क्वेश्चन किए जा रहे हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ के उसी के क्वेश्चन किए जा रहे हैं। नहीं, हमें मिक्स आदत होनी चाहिए, तभी हम एग्जाम में कर पाएंगे। ये बात आप ध्यान रखो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इंडक्टिव पढ़ेंगे, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ेंगे, फिर हम रेजोनेंस मेसोमेरिक पढ़ेंगे, फिर मिक्स क्वेश्चन करेंगे। हालांकि मैं थोड़ा थोड़ा देखो, जैसे इंडक्टिव पढ़ के थोड़ा थोड़ा उसके क्वेश्चन का आइडिया दे दूंगा कि इस तरीके के पूछे जाते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन में भी थोड़ा थोड़ा आइडिया ले लेंगे, फिर इसमें थोड़ा थोड़ा आइडिया ले लेंगे, बिल्कुल हर चीज प्लान के साथ, ठीक है। जैसे अभी हम क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट अपना पढ़ चुके हैं, माइनस आई देख चुके हैं, प्लस आई देख चुके हैं। अब थोड़ा थोड़ा हम आइडिया ले लेते हैं कि भाई इसमें पूछा कैसे जाता है और लॉजिक क्या होता है। थोड़ा समझ लेते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट से किस टाइप के क्वेश्चन अपने से पूछे जाएंगे, ठीक है। देखो CH2 है, इसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज और यहां पे अपना फिर से CH2 है और यहां लगा हुआ है फ्लोरीन लगा हुआ है, ठीक है। अब हमने बात की थी, देखो इसकी हमें स्टेबिलिटी की बात करनी है, स्टेबिलिटी की, इसकी स्टेबिलिटी चेक करनी है, ठीक है। तो हमने बात की थी कि जो चार्ज होता है ना, चार्ज हमेशा दुख होता है, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो या वो फ्री रेडिकल हो या वो नेगेटिव चार्ज हो, वो दुख होता है। तो इसके पास दुख क्या है, ये नेगेटिव चार्ज दुख है। और हमने बात की थी नेगेटिव चार्ज का मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो कोई इंसान अगर इसके ये इलेक्ट्रॉन खींच ले अपनी तरफ तो ये बेचारा थोड़ा सुखी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन खींचने वाली स्पीशीज कौन सी लग रही है अपने को, ये अलग से दिख रही है ना। अब इसका माइनस आई होता है या फिर प्लस आई होता है तो वो हम अपनी ट्रिक से कर चुके हैं कि फ्लोरीन जो होता है वो माइनस आई इफेक्ट शो करता है। माइनस आई मतलब ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा। तो इसको तो चाहिए था कि इसके इलेक्ट्रॉन कोई खींच ले और ये सुखी हो जाए, है ना। तो क्या है यहाँ पे, ये क्या है, कार्ब अनायन है। तो कार्ब अनायन की ये माइनस आई इफेक्ट का जो ग्रुप लगा है ये इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है, स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है। और अगर इधर, अगर मान लो अगर इधर प्लस आई इफेक्ट वाला लगा होता अगर ग्रुप, तो वो क्या करता, इलेक्ट्रॉन खींचने की बजाय उस तरफ दे देता, है ना। इसके पास पहले ही दुख है, पहले ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन है और प्लस आई वाला और ज्यादा दे देता तो वो स्टेबिलिटी को कम कर देता। यही लॉजिक होता है, ठीक है। और क्या है, अब थोड़ी सी बात करते हैं, मान लो एक और बात कर लेते हैं। CH2 यहां पॉजिटिव चार्ज है, CH2 और यहां लगा हुआ है अपना, ब्लैक से लिखते हैं, यहां लगा हुआ है NO2 ग्रुप, ठीक है। अब स्टेबिलिटी चेक करनी है। तो हमने बात की थी कि चार्ज हमेशा दुख होता है, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो, चाहे नेगेटिव चार्ज हो, चाहे फ्री रेडिकल हो, चार्ज हमेशा क्या होता है, दुख होता है। तो इसके पास ये पॉजिटिव चार्ज क्या है, दुख है। और पॉजिटिव चार्ज दुख कैसे है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की भारी कमी है। तो अगर इसको कोई इलेक्ट्रॉन दे दे, है ना, कोई इलेक्ट्रॉन इसको दे दे तो ये सुखी हो जाए, है ना। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देने वाला या खींचने वाला कौन सा ग्रुप दिखाई दे रहा है, NO2 ग्रुप दिखाई दे रहा है। NO2 कैसा ग्रुप होता है, माइनस आई इफेक्ट शो करता है। माइनस आई का मतलब है ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक है। अब ध्यान दो, इसके पास पहले ही इलेक्ट्रॉन की कमी है और इसने क्या किया, माइनस आई वाले ने और ज्यादा इसके इलेक्ट्रॉन खींच लिए, तो ये क्या हो गया बेचारा, और ज्यादा क्या हो गया, दुखी हो गया। मतलब माइनस आई इफेक्ट कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, घटा रहा है, ठीक है। और अगर इधर बात करें, अगर इधर प्लस आई इफेक्ट लगा होता, अगर इधर देखो, इधर बात करते हैं, अगर इधर प्लस आई इफेक्ट वाला लगा होता तो वो क्या करता, इलेक्ट्रॉन तो खींचता नहीं, वो उल्टा इलेक्ट्रॉन को देता। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी तो प्लस आई वाला इसको इलेक्ट्रॉन दे देता तो वो स्टेबिलिटी बढ़ा देता, है ना। तो कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी कौन बढ़ा रहा है, प्लस आई वाला कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है, इंक्रीज करा रहा है। यही सिंपल से लॉजिक है। और कंपैरिजन में क्वेश्चन आ जाए, मान लो कंपैरिजन में क्वेश्चन आ जाए, देखो वो किस बेस पे चलेंगे, इससे ज्यादा इसमें क्वेश्चन ही नहीं होता। CH2 और इधर लगा हुआ है, मान लो फ्लोरीन लगा हुआ है, और इधर बात कर लेते हैं CH2, ये भी नेगेटिव चार्ज, ये भी नेगेटिव चार्ज, है ना, सेम ही है। CH2 और इधर लगा हुआ है NO2 लगा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेबिलिटी की बात की जाए तो भाग के चेक करो, क्या है, माइनस चार्ज है, तो इसकी स्टेबिलिटी कब बढ़ेगी, अगर इसका, है ना, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसके पास भी ज्यादा है, तो इनकी स्टेबिलिटी कब बढ़ेगी, अगर इनका ये नेगेटिव चार्ज कोई खींच ले, इलेक्ट्रॉन खींच ले, तो इनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो चेक करते हैं कि खींचने वाला है, देने वाला है, खींचने वाला लगा है कि देने वाला लगा है। तो फ्लोरीन कैसा है, माइनस आई शो करेगा, NO2 भी क्या करेगा, माइनस आई शो करेगा। तो एक बात तो क्लियर है, ये भी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है और ये भी अपनी तरफ खींच रहा है। अब कैसे चेक करें, तो सिंपल सी बात है, इन दोनों में से जो इस चार्ज को ज्यादा अपनी तरफ खींच लेगा, जो इन इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अपनी तरफ खींच लेगा, वो ज्यादा स्टेबिलिटी दे देगा, ठीक है। अब इनमें से कैसे चेक करें, तो अपनी ट्रिक पे आ जाते हैं, अपनी वो जो ट्रिक थी, देखो ना सलमान, NO2 कहां पे आ रहा है, यहां पे आ रहा है, और हेलोजन कहां पे आ रहा है, फ्लोरीन कहां पे आ रहा है, यहां पे आ रहा है। तो NO2 का, फिर से आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे, तो NO2 का प्लस आई, NO2 का प्लस आई बहुत ज्यादा है फ्लोरीन के कंपैरिजन में, मतलब इसका ये वाला इफेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो इस चार्ज को NO2 ज्यादा खींच पा रहा है, तो इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ये वाला नीचे वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। यही लॉजिक इसमें बस लगता है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं
अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना टॉपिक जिसका नाम है क्या, हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। पीला 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 पीला, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन अब पढ़ने जा रहे हैं। देखो हाइपर कॉन्जुगेशन का एक बेस्ट फंडा मैं आपको बताता हूं। हाइपर कॉन्जुगेशन अपने सिलेबस में या फिर बोल लो दुनिया में सिर्फ 3 ही जगह पे अपने को देखने को मिलेगी। हाइपर कॉन्जुगेशन सिर्फ 3 जगह अपने को देखने को मिलेगी। अब वो 3 जगह कौन सी है, वो 3 जगह कौन सी है। पहली है कार्बोकटायन, पहली है कार्बोकटायन। कार्बोकटायन कुछ इस तरीके का अपने को दिखाई देगा, है ना। और दूसरी जगह है क्या, फ्री रेडिकल। दूसरी जगह क्या है, फ्री रेडिकल, ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। और तीसरी जगह क्या है, एल्कीन। एल्कीन कैसा दिखेगा, कुछ इस तरीके का दिखेगा, ठीक है। मैंने क्या बोला कि दुनिया में हाइपर कॉन्जुगेशन, है ना, या फिर बोलो कि अपने सिलेबस में हाइपर कॉन्जुगेशन सिर्फ 3 ही जगह अपने को दिखाई देगी। पहला क्या है, कार्बोकटायन, और दूसरा क्या है, फ्री रेडिकल, और तीसरा क्या है, एल्कीन है। इसके अलावा कोई भी कंपाउंड आपके सामने आ जाए, हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में सोचना तक नहीं है, सोचना भी नहीं है ना। फिर से रिपीट करते हैं, कार्बोकटायन, फ्री रेडिकल एंड एल्कीन में हमें हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाई दे सकती है। मैंने क्या बोला, दिखाई दे सकती है। अब इसके पीछे क्या राज है, देखो एल्कीन तो दुनिया में बहुत सारे हैं। मान लो फॉर एग्जांपल दुनिया में 100 एल्कीन है, तो क्या 100 के 100 में हाइपर कॉन्जुगेशन होगी, है ना, बहुत बड़ा सवाल है। फ्री रेडिकल मान लो पूरी दुनिया में 50 ही अवेलेबल हैं, तो क्या 50 के 50 में हाइपर कॉन्जुगेशन होगी, है ना। सेम ऐसे ही क्या सारे कार्बोकटायन में हाइपर कॉन्जुगेशन होगी, तो इसका जवाब है नहीं, सब में नहीं होगी, सब में नहीं होगी, है ना। तो अब आप पूछोगे एक बेहतरीन क्वेश्चन कि फिर ऐसी क्या कंडीशन है, ऐसी क्या कंडीशन है कि जिसमें कार्बोकटायन में हाइपर कॉन्जुगेशन होगी, या फिर ऐसी क्या कंडीशन है फ्री रेडिकल में जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन होगी, या फिर ऐसी क्या कंडीशन है जिसमें एक एल्कीन में हाइपर कॉन्जुगेशन होती है, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं उन कंडीशंस के बारे में, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कंडीशंस के बारे में। मैं COH लिख देता हूं। COH अपना क्या है, कंडीशंस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, कंडीशंस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। और ये किस में बात कर रहे हैं, वो तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। किस में बात कर रहे हैं, या तो कार्बोकटायन, या फ्री रेडिकल, या फिर एल्कीन, ठीक है। तो इन तीनों में हाइपर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होने के लिए क्या कंडीशन अपने को चाहिए, ठीक है। तो ऐसी 2 कंडीशन अपने सामने आएंगी, ऐसी 2 कंडीशन अपने सामने आएंगी कि जो इन तीनों में हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए होनी चाहिए, ठीक है। और वो 2 कंडीशन कौन सी है, देखो पहली कंडीशन क्या होगी कि जो अल्फा कार्बन होगा ना, अल्फा कार्बन वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला होना चाहिए। अब अल्फा कार्बन क्या होता है, इसकी चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या है कि एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन तो प्रेजेंट होना चाहिए, एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन तो प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। समझ गए। कंडीशंस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है कि अल्फा कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला होना चाहिए, और एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, तब जाके इन तीनों में हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकती है, ठीक है। अब यहां पे मैंने बहुत सारी बातें आपको बता दी, पर उनको समझना पड़ेगा ना। अब है ना, इतना सारा मैंने बोल दिया है, वो ऐसे समझ नहीं आएगा, को देखने से समझ आएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि अल्फा कार्बन क्या होता है और अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है। बहुत सारे बच्चे इसी में कंफ्यूज होते रहते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल मैं आपके सामने बता रहा हूं। देखो मान लो ये अपना है CH3 और ये है अपना CH2 और ये है अपना यहाँ पे CH2 पॉजिटिव, ठीक है। ये क्या है, अपना कार्बोकटायन है। अब इसमें हमसे पूछ लिया जाए कि भाई अल्फा कार्बन बताओ, इसमें हमसे पूछ लिया जाए कि अल्फा कार्बन बताओ, तो सिंपल है, जहां पे देखो यहाँ पे अनयूजुअल चीज क्या है, अनयूजुअल चीज है ये चार्ज, है ना, चार्ज। तो जहां पे आपको चार्ज दिखे, या फिर फ्री रेडिकल दिखे, या फिर एल्कीन दिखे, उसको एक्टिव सेंटर बना लो। मतलब क्या है एक्टिव सेंटर, मतलब वहां पे बॉक्स बना लो, ठीक है। इस कार्बन पे चार्ज था तो इस पे हमने क्या बना लिया, बॉक्स बना लिया। अब इस बॉक्स से नेक्स्ट जो कार्बन होगा वो होगा अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन से नेक्स्ट जो कार्बन होगा वो होगा बीटा कार्बन। इतने से काम चल जाएगा, आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, सिंपल है। तो ये हुआ अल्फा कार्बन, ये हुआ बीटा कार्बन। अब देखो अल्फा हाइड्रोजन क्या होंगे, तो अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े हैं वो क्या हो जाएंगे, अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल इसमें देख लेते हैं, देखो मान लो ये आपके पास एल्कीन है CH3 और यहां है हाइड्रोजन, यहां है हाइड्रोजन, यहां है हाइड्रोजन, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, इसमें आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ भाई अल्फा कार्बन कौन से हैं, अल्फा हाइड्रोजन कौन से हैं। तो मैंने क्या बोला कि चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, फ्री रेडिकल हो सकता है, या फिर एल्कीन हो सकता है। यहाँ पे तो हम इन्हीं की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जहां पे एल्कीन है वहां पे क्या बना लो, एल्कीन यानी एक्टिव सेंटर जहां पे है, एल्कीन यानी एक्टिव सेंटर जहां पे है, अनयूजुअल चीज जहां पे है वहां पे बॉक्स बना लो, है ना। देखो ये डबल बॉन्ड था, यहाँ पे अपना बॉक्स बन जाएगा। अब क्या है, बॉक्स से नेक्स्ट जो कार्बन होगा वो होगा अल्फा कार्बन, ये अपना है अल्फा कार्बन। यहाँ हाइड्रोजन है, कार्बन तो है नहीं, यहीं पे सिर्फ कार्बन है। तो ये हुआ अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं वो क्या हो जाएंगे, अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे, है ना। मेरे ख्याल से कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी दिक्कत आए तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। देखो मान लो ये है कार्बन कार्बन
कार्बन, और यहाँ पे अपना फ्री रेडिकल है और ये अपने हाइड्रोजन है, ये अपने हाइड्रोजन है। सिंपल है, सिंपल है, ठीक है। अब बताओ कि अल्फा कार्बन कौन सा है, अल्फा हाइड्रोजन कौन सा है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, जहां पे अनयूजुअल चीज दिखाई दे, है ना, पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे या फिर फ्री रेडिकल दिखाई दे या फिर डबल बॉन्ड दिखाई दे, उस कार्बन पे बॉक्स बना लो, उस कार्बन पे बॉक्स बना लो। अब बॉक्स से नेक्स्ट जो कार्बन होगा वो होगा अल्फा कार्बन, बॉक्स से नेक्स्ट जो कार्बन होगा वो होगा अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े हुए होंगे वो होंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो यहां भी अल्फा हाइड्रोजन, यहां भी अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा 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 हाइड्रोजन, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से बातें चल रही हैं, बिल्कुल ही आसान तरीके से, ठीक है। अब हम देखते हैं अपने असली क्वेश्चन, है ना, थोड़े कि कैसे पता लगाएंगे हाइपर कंजुगेशन होगी कि नहीं होगी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आने जा रहा है, देखो CH3 CH2 और ये अपना है CH2 पॉजिटिव चार्ज, इसमें बताओ हाइपर कंजुगेशन होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो अपनी दो कंडीशन थी हाइपर कंजुगेशन की, अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला होना चाहिए और अल्फा हाइड्रोजन मिनिमम एटलीस्ट एक तो प्रेजेंट होना ही चाहिए, ठीक है। तो इसमें हमें बताना है, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि भाई जो अल्फा कार्बन है वो sp3 है या नहीं है। तो अल्फा कार्बन कैसे देखेंगे, देखो यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज, तो जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उस पे बॉक्स बना लेंगे। अब बॉक्स से नेक्स्ट जो कार्बन है वो है अल्फा कार्बन, तो अल्फा कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन आप चेक कर लो, इसकी क्या निकलेगी, sp3 निकलेगी, है ना। सिंगल बॉन्ड दो हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो पहली कंडीशन तो अपनी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, sp3 वाली अल्फा कार्बन में। दूसरी कंडीशन क्या है कि एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। तो इसके पास देखो ये अल्फा कार्बन है, तो अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े हैं वो क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है ना। तो इसके पास तो दो अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसके पास दूसरी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो गई, मतलब इस पूरे कंपाउंड में क्या है, हाइपर कंजुगेशन प्रेजेंट है। अभी सिर्फ हम ये चेक करेंगे कि किसमें होती है किसमें नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आने जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आने जा रहा है, देखो कार्बन, इधर भी कार्बन कार्बन और इधर हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन बना देते हैं, इधर हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन बना देते हैं। अब इसमें बताओ हाइपर कंजुगेशन प्रेजेंट होगी या नहीं होगी। तो दो ही कंडीशन है, पहली कंडीशन अपनी कौन सी देखनी है, देखो पहली कंडीशन अपने को कौन सी देखनी है, पहली कंडीशन देखनी है कि अल्फा जो कार्बन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होनी चाहिए, और दूसरा क्या है, एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। यही दो कंडीशन अपने को चेक करनी है, ठीक है। तो देख लेते हैं भाई, अल्फा कार्बन देख लेते हैं, अल्फा कार्बन देख लेते हैं। देखो जहां पे चार्ज हो वहां पे उस कार्बन पे बॉक्स बना लो, ये हुआ अल्फा कार्बन, ये हुआ अल्फा कार्बन, ठीक है। और यहीं पे आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, यहीं पे आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, कईयों ने तो कर भी दिया होगा। देखो ध्यान दो, ये क्या है, कार्ब अनायन है ना। हम क्या देख रहे हैं, हाइपर कंजुगेशन चेक करते हैं, तो कार्ब अनायन में तो हाइपर कंजुगेशन होती ही नहीं। दोबारा से आ जाओ, कार्बोकटायन में होती है, फ्री रेडिकल में होती है और एल्कीन में होती है। तो इसमें हाइपर कंजुगेशन का तो हम सवाल ही नहीं पूछेंगे, हाँ वो पूछ सकते हैं पर हम नहीं पूछेंगे, है ना, एग्जामिनर पूछ सकता है पर हम नहीं पूछेंगे, ठीक है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है ना, हर बार चौकन्ना रहना, हर बार चौकन्ना रहना, ठीक है। देखो क्या, एक बार ये क्वेश्चन कर लेते हैं, देखो कार्बन कार्बन यहाँ पे एक और लगा देते हैं, ये पूरा हाइड्रोजन भर देते हैं, ये हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। अब इसमें बताओ भाई हाइपर कंजुगेशन है या नहीं है। तो सबसे पहले चेक करो, देखो या तो कार्बोकटायन में होगी या फ्री रेडिकल में होगी या एल्कीन में होगी। तो ये क्या है, कार्बोकटायन है, मतलब हम प्रोसीड कर सकते हैं। अब दो कंडीशन चेक करनी है, दो कंडीशन, एक तो अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला होना चाहिए और अल्फा हाइड्रोजन क्या है, मिनिमम एटलीस्ट एक तो प्रेजेंट होना ही चाहिए, ठीक है। तो अल्फा कार्बन देख लेते हैं, देखो जिस कार्बन पे चार्ज है उस कार्बन पे बॉक्स बना दिया, अब बॉक्स से नेक्स्ट कार्बन हुआ अल्फा कार्बन, बॉक्स से नेक्स्ट कार्बन हुआ अल्फा कार्बन, ठीक है। अब अल्फा कार्बन की आप हाइब्रिडाइजेशन चेक कर सकते हो, sp3 आएगी। अब sp3 वाली ये वाली अपनी रिक्वायरमेंट पूरी है। अब नेक्स्ट है एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन तो प्रेजेंट होना चाहिए। अब अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन जुड़े हैं, ये रेड वाले क्या है, अपने रेड वाले क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है। कितने हैं इसके पास, 1 2 3 4 5, इसके पांच अल्फा हाइड्रोजन है, 5 अल्फा हाइड्रोजन है, 5 अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब सारी रिक्वायरमेंट पूरी है। तो इसमें हाइपर कंजुगेशन है अब प्रेजेंट होगी, ठीक है। बिल्कुल सिंपल तरीके से चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आने जा रहा है, देखो कार्बन है, डबल बॉन्ड कार्बन है, इधर हम बना देते हैं, देखो इधर है क्या, CH3, इधर है CH3, इधर है हाइड्रोजन, इधर है हाइड्रोजन। इसमें बताओ हाइपर कंजुगेशन होगी या नहीं होगी। तो सबसे पहली चीज तो वही चेक करनी है हमेशा कि किसमें होती है, कार्बोकटायन में हो सकती है, फ्री रेडिकल में हो सकती है और क्या है, एल्कीन में हो सकती है। एल्कीन है, ये एल्कीन है, मतलब हम एटलीस्ट प्रोसीड तो कर सकते हैं। अब पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला होना चाहिए, अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन निकालने के लिए क्या करेंगे कि जहां पे अपने को एक्टिव सेंटर मिले, एक्टिव सेंटर मतलब डबल बॉन्ड मिले या फिर पॉजिटिव चार्ज मिले या फिर फ्री रेडिकल मिले, वहां पे हम बॉक्स बना लेंगे, अपना एक्टिव सेंटर हो गया, ठीक है। अब अपने बॉक्स से नेक्स्ट जो कार्बन होता है वो होता है अल्फा कार्बन, बॉक्स से नेक्स्ट जो कार्बन होता है वो होता है अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, हाँ हाइब्रिडाइजेशन आप चेक कर लो, sp3 आएगी, और ये भी अल्फा हाइड्रोजन, ये भी अल्फा हाइड्रोजन। कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब क्या है, इसमें सारी रिक्वायरमेंट पूरी है। तो हाइपर कंजुगेशन इसमें प्रेजेंट रहेगी। अब देखो ये तो हमने देख लिया कि किसमें हाइपर कंजुगेशन प्रेजेंट होगी, किसमें नहीं होगी, ठीक है। अब आपके सामने मैं क्वेश्चन देने जा रहा हूं, अगर ये सिनेरियो आपके पास आ जाए, देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और इधर है CH3, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, और दूसरा आपके सामने कंपाउंड है, डबल बॉन्ड है
और इधर है क्या CH3, इधर है हाइड्रोजन, और इधर भी क्या है CH3, और इधर क्या है हाइड्रोजन। तो सबसे पहले चेक करो कि हाइपर कॉन्जुगेशन होगी या नहीं होगी। तो सबसे पहला काम क्या करना है, देखो किस किस में होती है, फ्री रेडिकल में हो सकती है, कार्बोकटायन में हो सकती है, और एल्कीन में हो सकती है। तो ये भी एक एल्कीन है, ये भी एक एल्कीन है, तो ये वाली चीज तो अपनी कंप्लीट है ना, हम प्रोसीड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला होना चाहिए, अल्फा कार्बन। ठीक है, तो अल्फा कार्बन देखने के लिए अपन क्या करते हैं कि जहां भी अपने को एक्टिव सेंटर मिले, पॉजिटिव चार्ज मिले, या फिर डबल बॉन्ड मिले, या फिर फ्री रेडिकल मिले, वहां पे बॉक्स बना लेते हैं हम, वहां पे बॉक्स बना लेते हैं, है ना। और बॉक्स से नेक्स्ट जो कार्बन होता है वो क्या होता है, अल्फा कार्बन। अब बॉक्स से नेक्स्ट जो कार्बन होता है वो होता है अल्फा कार्बन। अब बॉक्स से नेक्स्ट जो कार्बन होता है वो होता है अल्फा कार्बन। अब अल्फा कार्बन की आप किसी की भी हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लो, सबकी क्या आएगी, sp3 आएगी, sp3। ठीक है, तो वो भी रिक्वायरमेंट अपनी कंप्लीट है। अब नेक्स्ट क्या है, अपने को अल्फा हाइड्रोजन देखने हैं। तो अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े हैं वो है अल्फा हाइड्रोजन। इसके पास कितने हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, और इसके पास कितने हैं, देखो 3 ये वाले हो गए, 3 ये वाले हो गए, इसके पास है 6 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, तो सिंपल सी बात क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन तो भाई इसमें भी प्रेजेंट है, हाइपर कॉन्जुगेशन तो इसमें भी प्रेजेंट है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन ज्यादा स्टेबल है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया स्टेबिलिटी का, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है स्टेबिलिटी का। तो स्टेबिलिटी के लिए याद रखना, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। मतलब इन दोनों में स्टेबल कौन हो जाएगा, देखो इसके पास कितने हैं, 3 है, इसके पास 6 हैं, तो ये वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा क्योंकि इसके पास है ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन। स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, और एक इसमें छोटा सा क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, स्टेबिलिटी के। तो ऑटोमेटिकली ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के। क्या है ये, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखो इनमें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पूछ ली जाए, इनमें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो देखो इसमें अल्फा हाइड्रोजन कम है यानी स्टेबिलिटी कम है, तो इसमें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा हो जाएगी ना, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। ठीक है, तो ये था अपना पूरा क्या, हाइपर कॉन्जुगेशन। फिर से मैं बोल रहा हूं, हाइपर कॉन्जुगेशन में कुछ नहीं है, 2-3 बातें याद रखनी है कि कार्बोकटायन में हो सकती है, फ्री रेडिकल में हो सकती है, या एल्कीन में हो सकती है। पहली बात तो ये, और क्या है, एक अल्फा कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होनी चाहिए, और क्या है, अल्फा हाइड्रोजन एटलीस्ट एक प्रेजेंट होनी चाहिए, इससे अलग कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन अब कंप्लीट है। अब हम चलते हैं रेजोनेंस की तरफ, और उसी में हम क्या है, फिर मीजोमेरिक इफेक्ट भी देखेंगे। फिर हम सबके, मैंने बोला था ना, फिर हम सबके मिक्स क्वेश्चन करेंगे, मिक्स क्वेश्चन करेंगे हम इंडक्टिव इफेक्ट के, हाइपर कॉन्जुगेशन के और रेजोनेंस के मिक्स क्वेश्चन करेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, वो सब क्वेश्चन। ठीक है, और वहीं पे मैं आपको क्या है, बीच बीच में PYQ भी करवा दूंगा कि अपने पिछले सालों में कौन सी। ये बात करते हैं किसकी, रेजोनेंस की बात करते हैं, किसकी, रेजोनेंसी। रेजोनेंसी नहीं है, ये रेजोनेंस है, रेजोनेंस की बात करते हैं, रेजोनेंस की बात करते हैं। तो बहुत ही साधारण सा एग्जांपल मैं आपको दूंगा, उसी से सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। देखो अपने पास घर हैं, अपने पास घर हैं, मान लो ये कहीं भी हैं, लखनऊ में, मुरादाबाद में, या शिमला में, हिमाचल में, कहीं भी, देहरादून में, कहीं भी हैं, 2 अपने पास घर हैं। अब क्या है, इस वाले घर में सिर्फ एक अकेला इंसान रहता ना, मेरी तरह बेचारा सिंगल, बेचारा अकेला। और इस घर में क्या है, इस घर में क्या है, 2 इंसान रहते हैं। इस घर में 2 इंसान रहते हैं ना, कपल ही होंगे वैसे तो, 2 रहते हैं तो, हाँ तो ठीक है। तो इसमें अकेला इंसान रहता है, इसमें 2 इंसान रहते हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ, मान लो आसमान से कोई दुख आ गया, आसमान से कोई दुख आ गया, और वो दुख भाई इस घर में भी आ गया, इस घर में भी आ गया। ठीक है, आसमान से कोई दुख आ गया, दोनों घर में आ गया। ठीक है, अब ये दुख है ना, ये दुख है। अब ये दुख कुछ भी हो सकता है, ये पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, ये नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, ये फ्री रेडिकल भी हो सकता है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि चार्ज जो होता है वो हमेशा दुख होता है ना, न्यूट्रल स्पीशीज हमेशा सुखी होती है, सुखी नहीं सूखी होती है ना, कई बार जी फिसल जाती है। ठीक है, तो चार्ज हमेशा दुख होता है। अब ये दुख कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज भी, नेगेटिव चार्ज भी, या फिर फ्री रेडिकल भी, तो दोनों पे दुख आ गया। ठीक है, मान लो पॉजिटिव चार्ज का एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहां पे इस घर में क्या है, पॉजिटिव चार्ज बेचारा है ना, ये बेचारा मैं ही तो हूं, सिंगल हूं जो, तो पॉजिटिव चार्ज मुझ अकेले को है ना, अकेले को झेलना पड़ेगा, दिन रात अकेले को ये दुख झेलना पड़ेगा। बट यहां पे क्या है, 2 इंसान रहते हैं, 2 इंसान रहते हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या है, मान लो 12 घंटे है ना, दिन में ये पॉजिटिव चार्ज को रखता है, रात को इसके देता है। फिर ये है ना, ये रात को पॉजिटिव चार्ज रखा, इसने दिन में इसको दे दिया, 12 घंटे ये, 12 घंटे ये, 12 घंटे ये, 12 घंटे। क्या है, रेस्ट मिल जाता है, एक दूसरे को रेस्ट मिल जाता है। और यहां बेचारा अकेला बंदा ऐसी तैसी हो जाती है, 24 के 24 घंटे दुख को लेके बैठा है। ठीक है, अब आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा बेटर सिस्टम है ना। देखो सिंगल और कपल वाली बात नहीं कर रहा मैं चार्ज वाली दुख की बात कर रहा हूं। तो दुख की बात करें तो ये वाला बेटर सिस्टम है, क्योंकि इसमें दुख को बांटा जा सकता है और यहां पे दुख को बांटा नहीं जा सकता। तो यही अपनी रेजोनेंस है, बेसिकली यही अपनी रेजोनेंस है कि दुख को इधर उधर भेज के हम कम कर सकते हैं, यही अपनी रेजोनेंस बोलती है।
अब देखो हमने रेजोनेंस के बारे में अपनी देसी भाषा में आइडिया ले लिया ना, वो घर वाला एग्जांपल देख के देसी भाषा में हमने थोड़ा सा आइडिया ले लिया कि रेजोनेंस में क्या होता है, दुख को बांटा जा सकता है। दुख क्या होता है, बेसिकली अपना चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, नेगेटिव चार्ज हो सकता है, या फिर फ्री रेडिकल हो सकता है, या फिर लोन पेयर हो सकता है। दुख को बांटा जा सकता है रेजोनेंस में, है ना, हमने देसी भाषा में देखा, है ना। पर एग्जाम में अपनी देसी भाषा तो पूछ नहीं जाएगी, है ना, कि घर में 2 इंसान रहते थे या 3 रहते थे या 1 रहता था, ठीक है। तो एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, उस पॉइंट ऑफ व्यू से अब हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है। देखो मैं आपके सामने कंपाउंड बनाने जा रहा हूं, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, और इस कार्बन पे है पॉजिटिव चार्ज, है ना। और एक बात मैं बता दूं यार, हाइड्रोजन नेचुरल है कि यहां हाइड्रोजन लगे हुए हैं, यहां हाइड्रोजन लगे हुए हैं। मैंने बोला था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोजन की जितनी बेइज्जती कर सकते हो कर लो, है ना। तो ऑटोमेटिक है कि यहाँ पे हाइड्रोजन लगे हुए हैं, बस मैं इसलिए नहीं बना रहा कि थोड़ा साफ साफ अपने को समझ में आएगी चार्ज वार्ज कहां पे है ना। हाइड्रोजन वहां लगे हुए हैं, 5वीं क्लास वाली वो बात है, ठीक है। एक ये कंपाउंड है, और मैं दूसरा कंपाउंड आपके सामने बनाने जा रहा हूं, क्या, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, और इस पे है क्या, पॉजिटिव चार्ज है, इस पे है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये अपना कंपाउंड है ए, और इस भाई साहब का नाम है बी, ठीक है। अब बात करते हैं कि इन दोनों के पास दुख कौन सा है, तो इन दोनों के पास दुख क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है। मैंने क्या बोला था, चार्ज हमेशा दुख होता है, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे फ्री रेडिकल हो, चाहे लोन पेयर हो। तो इन दोनों के पास दुख क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज दुख है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इनमें से अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ए और बी में से कौन ज्यादा स्टेबल है, तो मैं आंख बंद करके बता सकता हूं कि बी ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि बी में रेजोनेंस प्रेजेंट है और ए में रेजोनेंस प्रेजेंट नहीं है। अब आपका एक बहुत बड़ा सवाल आना चाहिए कि तूने ऐसा कैसे बोल दिया कि इसमें रेजोनेंस प्रेजेंट है। तो इस चीज का जवाब मैं ठीक 2 मिनट बाद बहुत अच्छे तरीके से दूंगा कि किसी भी कंपाउंड को सिर्फ पहली नजर में देखते ही कैसे बताएं कि उसमें रेजोनेंस प्रेजेंट है या फिर नहीं है, ठीक है। तो यहां पे बस इतना देखो कि ए में रेजोनेंस प्रेजेंट नहीं है, बी में है ना। क्यों है, कैसे है, उसके बारे में मत सोचो, वो बिल्कुल मैं आपकी जो भी मुसीबत है बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, टेंशन मत लो। अब देखो रेजोनेंस इसमें प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब क्या है कि जो ये दुख है वो इसी कार्बन पर रहेगा, है ना। देखो इस कार्बन पर कोई भी दुख नहीं है तो कोई भी नहीं आएगा, है ना। इस कार्बन पर कोई भी दुख नहीं है तो कोई भी दुख इसको नहीं आएगा, ठीक है। इस कार्बन पे ये दुख है तो इसी पर ये रह जाएगा, ये लोकलाइज्ड रह जाएगा इसी कार्बन पर, है ना। बोला था ना ये बंदा सिंगल है, यही दुख झेलेगा। और यहां रेजोनेंस की बात करें तो इस कार्बन पर दुख है तो थोड़ी देर बाद, है ना, मान लो हमने 5-10 मिनट बाद देखा तो इन्होंने गेम ही चेंज कर दी पूरी। थोड़ी देर बाद जब हमने देखा तो ये दुख जो इस कार्बन पर था वो किस कार्बन पे आ गया, इस वाले कार्बन पे आ गया, हाँ। और यही तो हमने बात की थी रेजोनेंस में, यही तो फायदा है कि, है ना, एक बंदे के पास दुख नहीं रहता, वो इधर उधर घूमता रहता है ना। और इसी वजह से हमने बात की थी कि रेजोनेंस वाला सिस्टम ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि दुख बट रहा है, चार्ज इधर उधर घूम रहा है, चार्ज की डीलोकलाइजेशन हो रही है ना। तो इसी बेस पे हमने बोल दिया कि ए के कंपैरिजन में बी वाला ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। अब यहां पे अपना सवाल क्या था कि हमने कैसे बताया इसमें रेजोनेंस है, या फिर ये तो बहुत सिंपल है ना, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आ जाए, कैसे बताएं कि उसमें रेजोनेंस है या नहीं है। तो अब हम कंडीशंस की बात करने जा रहे हैं, कि ऐसी क्या कंडीशंस हैं कि जिनको देखते ही हम बता दें कि किसी कंपाउंड में रेजोनेंस प्रेजेंट है या फिर रेजोनेंस प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। कंडीशंस की बात करने जा रहे हैं, क्या कंडीशंस फॉर रेजोनेंस या कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, इंग्लिश का, है ना, लेक्चर नहीं है ये, ऑर्गेनिक है। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं कंडीशंस की, कि ऐसी क्या कंडीशन है ना, हम किसी भी कंपाउंड को देखते ही कैसे बता दें कि उसमें रेजोनेंस है या नहीं है। तो इसके लिए एक रामबाण तीर मैं आपको बता रहा हूं, रामबाण नहीं, बाण भी बोल दिया और तीर भी बोल दिया ना, मूर्खता है वैसे, है ना। तो मैं आपको एक, क्या बोलते हैं वो, धमाकेदार ध्वनि का धमाका, वो मैं आपको बता रहा हूं कि किसी भी कंपाउंड में रेजोनेंस चेक करनी हो तो ये कंडीशन याद रखना, ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी। अब सी पे क्या है, सी पे कोई भी दुख हो सकता है। दुख क्या थे अपने, पॉजिटिव चार्ज हो सकता है या फिर नेगेटिव चार्ज हो सकता है या फिर फ्री रेडिकल हो सकता है या फिर लोन पेयर हो सकता है, ठीक है। हमने क्या बात करी कंडीशन की कि ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी, और सी के ऊपर कोई भी दुख हो सकता है। दुख क्या, पॉजिटिव चार्ज हो सकता है या फिर नेगेटिव चार्ज या फिर फ्री रेडिकल या फिर लोन पेयर हो सकता है, ठीक है। ये कंडीशन अगर है तो उसमें रेजोनेंस प्रेजेंट है, ठीक है। तो कार्बन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कार्बन, यहां पे था पॉजिटिव चार्ज, यही तो था, मैंने बोला था कि इसमें रेजोनेंस प्रेजेंट है। तो इसमें कैसे रेजोनेंस प्रेजेंट है, तो अपनी कंडीशन क्या बोलती है, ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी, सी के ऊपर क्या है, दुख है, ठीक है। तो ये क्या है, ए डबल बॉन्ड, चेक कर लो आप कंडीशन, डबल बॉन्ड फिर बी सिंगल बॉन्ड फिर सी, सी के ऊपर क्या है, दुख प्रेजेंट है। तो मतलब भाई साहब या बहन साहब रेजोनेंस इसमें प्रेजेंट है। देखो आपके सामने मान लो आ जाए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, और ये है
पॉजिटिव चार्ज, इसमें बताओ रेजोनेंस है या नहीं है। तो कंडीशन अपनी वही है, ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी, और सी के ऊपर तो कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। पॉजिटिव चार्ज यानी दुख कहां पे है, नेक्स्ट कार्बन पे है, गला सूख गया, ठीक है। तो रेजोनेंस इसमें एब्सेंट है। यहां पे अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता तो रेजोनेंस प्रेजेंट हो जाती, ठीक है। बिल्कुल आसानी से क्लियर चीजें समझ में आ रही है, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज वाला हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो डबल बॉन्ड या यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो तो क्या है, वही है, देखो वही सेम कंडीशन है अपनी कि ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी, और सी के ऊपर कोई भी दुख हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो, लोन पेयर हो, फ्री रेडिकल हो, मतलब इसमें भी क्या है, रेजोनेंस अपनी प्रेजेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आने जा रहा है, ठीक है। ये आपको खुद सोल्व करना है, ये बेसिकली आपको खुद सोल्व करना है, चाहे वीडियो रोक के करना, चाहे साथ में करना। यार ये जो है ना, ये बड़ा दुख देता है। हाँ हो गया, ठीक है। तो आपके सामने अब क्वेश्चन आने जा रहा है, ये कार्बन है, इस पे है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और यहां डबल बॉन्ड बना देते हैं। अब इसके साइड में एक और है, एक और भाई साहब इसके साइड में बैठे हैं, आपको बेसिकली कंपेयर करना है कार्बन पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे ये। अब इनमें से बताओ भाई कौन ज्यादा स्टेबल है, इनमें से बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी के लिए हम चेक कर लेते हैं भाई, रेजोनेंस थोड़ी सी चेक कर लेते हैं। रेजोनेंस के लिए अपना रूल क्या था, ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी, और सी के ऊपर कोई भी दुख हो सकता है। तो दुख तो भाई यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, दुख तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पे पहले क्या करते हैं, देखो ये अपना ए होगा, ये वाला कार्बन अपना ए है, फिर क्या है डबल बॉन्ड, फिर बी सिंगल बॉन्ड सी, और सी के ऊपर कुछ भी नहीं है, उससे आगे है पॉजिटिव चार्ज, मतलब इसमें रेजोनेंस तो एब्सेंट है। इसमें चेक करते हैं, देखो ये अपना ए, फिर है डबल बॉन्ड, फिर बी, फिर सिंगल बॉन्ड सी, और सी के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये कंडीशन अपनी अप्लाई हो रही है, मतलब इसमें रेजोनेंस प्रेजेंट है। तो स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबल ये वाला ज्यादा हो जाएगा, ये वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, बहुत ही असाधारण तरीके से हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, देखो आपके सामने अगर ये प्रश्न आ जाए, प्रश्न उत्तर, है ना, मस्त है ना वर्ड हिंदी वाले, प्रश्न उत्तर, ठीक है। ये आपके सामने आ जाए, ये नेगेटिव चार्ज है और इधर ये अपना है, और पूरा ही बना लेते हैं, लो आप क्या याद रखोगे, लो ये क्वेश्चन आपको अब आंख बंद करके करना है ना। तो स्टेबल बताओ इनमें से कौन ज्यादा है, तो अपना वही रूल लगेगा भाई, कौन सा, ए डबल बॉन्ड, मैं बार बार जान के लिख रहा हूं इसको और बार बार जान के बोल रहा हूं ताकि आपको फिक्स हो जाए दिमाग में। ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी, सी के ऊपर कोई भी दुख हो सकता है। यहाँ पे दुख क्या है, ये नेगेटिव चार्ज है ना, ये अपना क्या है, रेजोनेंस का रूल है, ये अपना रेजोनेंस का रूल है। अब चेक कर लेते हैं, एक बार देख लो, इसमें चेक करो, देखो ए डबल बॉन्ड बी, और बी के ऊपर ही क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, मतलब इसमें रेजोनेंस जो है वो एब्सेंट है। इसकी बात करें तो ए डबल बॉन्ड बी है ना, यहां आएगा ना, देखो ए डबल बॉन्ड ये है बी, और फिर सिंगल बॉन्ड सी, सी के ऊपर नेगेटिव चार्ज, मतलब रेजोनेंस जो है वो प्रेजेंट है। तो स्टेबिलिटी की बात की जाए तो ड्यू टू रेजोनेंस के कारण ये वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल साधारण तरीके से हो रही हैं चीजें। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आने जा रहा है। देखो थोड़ा सा ये डंडे वाला कर लेते हैं ना, इसमें भी थोड़ा मजा आता है, ठीक है। ये है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, इसमें भी चलो यहीं पे आपको पॉजिटिव चार्ज दे देते हैं, और इसमें यहाँ डबल बॉन्ड है, इसमें यहाँ डबल बॉन्ड है, ये डबल, यार क्या है, हट 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 हट, ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब बताओ आप इनमें से कौन सा ज्यादा स्टेबल है, तो वही रेजोनेंस चेक कर लेते हैं। रेजोनेंस क्या है, ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी, और सी के ऊपर दुख है। अब दुख क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, सबसे पहले दुख को चेक करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम कंडीशन देख लेते हैं, देखो ये है ए, फिर है डबल बॉन्ड, फिर बी सिंगल बॉन्ड, ये सी, सी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, मतलब रेजोनेंस तो है अब प्रेजेंट है भाई। इसमें चेक करते हैं, ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता तो बात बनती, ये तो बहुत दूर है, तो रेजोनेंस इसमें एब्सेंट है। तो स्टेबिलिटी की बात की जाए तो ये वाला ड्यू टू रेजोनेंस ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, सिंपल है। अब आगे बात करते हैं, थोड़ा सा ढंग का क्वेश्चन आने जा रहा है आपके सामने, अब थोड़ा सा ढंग का, है ना। देखो पहले तो बेंजीन रिंग बना देते हैं ना, बेंजीन रिंग बनाने भी तो कितने एटीपी खर्च हो जाते हैं पता नहीं, मेरे ख्याल से हो जाते होंगे कई हजार एटीपी खर्च, है ना, ठीक है। ये कार्बन, ठीक है, कार्बन, और दुख कोई भी दे लो, दुख पॉजिटिव चार्ज दे लेते हैं, चलो ये पॉजिटिव चार्ज दुख है। और डबल बॉन्ड की बात करें तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पे दो डबल बॉन्ड है, और ये पूरी रिंग ही बना लेते हैं, ठीक है। अब इसमें बताओ भाई कौन ज्यादा स्टेबल है। सबसे पहले रेजोनेंस चेक करते हैं, देखो इसमें क्या है, ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी, सी के ऊपर क्या है, दुख पॉजिटिव चार्ज, मतलब रेजोनेंस प्रेजेंट है। इसकी बात करते हैं, ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी, सी के ऊपर दुख है, मतलब रेजोनेंस प्रेजेंट है। इसकी बात करते हैं, ए
डबल बॉन्ड बी, सिंगल बॉन्ड सी, सी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज यानी रेजोनेंस प्रेजेंट है। तो भाई तीनों में प्रेजेंट है। अब क्या करें, अब क्या करें, तो सिंपल सी बात है, देख लो किसमें ज्यादा रेजोनेंस है। रेजोनेंस तो तीनों में, अब हमें देखना पड़ेगा किसमें ज्यादा रेजोनेंस है। ठीक है, तो हमने क्या बात की थी कि दुख को बांटना है। तो देखो इसमें दुख कहां तक बढ़ सकता है, सिर्फ यहां तक बढ़ सकता है। और इसमें देखो ये डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड है ना, फिर से डबल बॉन्ड है, मतलब ये दुख यहां तक बढ़ सकता है। इसको हम कॉन्जुगेटेड सिस्टम बोलते हैं कि सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, ये स्टेबिलिटी को बढ़ाता है ना। जैसे इसमें देखो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इसमें सिर्फ यहां तक है। और इसकी बात करें तो देखो डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, और यहां से तो चार्ज घूमेगा, मतलब इसमें ये चार्ज पूरे रिंग पे घूम सकता है। तो जिसमें चार्ज ज्यादा घूम सकता है मतलब उसमें रेजोनेंस की मात्रा ज्यादा है, इसमें उससे थोड़ी कम है बट इससे ज्यादा है। तो स्टेबिलिटी की बात की जाए तो इसमें सबसे ज्यादा रेजोनेंस है तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल, इसमें सबसे कम रेजोनेंस है तो ये सबसे कम स्टेबल हो जाएगा। अब देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 4 नाम अपने को देखने को मिलते हैं जो बहुत कंफ्यूज करते हैं। कौन से? एक होगा अलाइलिक, एक होगा अलाइलिक, एक होगा क्या विनाइलिक, एक होगा विनाइलिक, एक होगा अराइलिक, एक होगा अराइलिक और एक होगा बेंजाइलिक, एक होगा बेंजाइलिक। ये लगभग सिमिलर से हैं और रेजोनेंस से इनका गहरा संबंध है। ठीक है, उनकी स्टेबिलिटी की भी बात करेंगे और ये क्या होते हैं वो भी देखेंगे और बहुत जरूरी है इनको समझना। देखो सबसे पहले हम देख रहे हैं ये अलाइलिक एंड विनाइलिक को देख रहे हैं, फिर हम देखेंगे इन दो को, है ना। अब देखो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और सेकंड हम बात कर रहे हैं कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, और इस पे है पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे इसी पे है अब पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी कि डायरेक्ट डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव चार्ज हो तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं विनाइलिक, है ना। कार्बोकटायन है तो क्या हो जाएगा विनाइलिक कार्बोकटायन, और इसको हम क्या बोलते हैं अलाइलिक, इसको हम बोलते हैं अलाइलिक। ठीक है, देखो ये तो नाम से ही पता लग रहा है, बेंजाइलिक मतलब बेंजीन रिंग वाला कंपाउंड है, अराइलिक मतलब रिंग वाला कंपाउंड है, और ये बिना रिंग के। ठीक है, सिंपल है। अब यहाँ पे स्टेबिलिटी की बात करें तो देखो अलाइलिक वाले में रेजोनेंस चेक करो, ए डबल बॉन्ड बी, सिंगल बॉन्ड सी, और सी पे क्या है चार्ज है, मतलब अलाइलिक वाले में रेजोनेंस प्रेजेंट है और इसमें रेजोनेंस प्रेजेंट नहीं है तो ये तो हाईली अनस्टेबल है। तो स्टेबिलिटी की बात करें तो अलाइलिक विनाइलिक के कंपेरिजन में बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो इन दोनों को अब बात करते हैं अराइलिक एंड बेंजाइलिक की, अब बात करते हैं अराइलिक एंड बेंजाइलिक की। ठीक है, देखो मैं 2 बेंजीन रिंग बना लेता हूं, इनको समझाने के लिए 2 बेंजीन रिंग बना लेता हूं। ठीक है, अब चार्ज की बात करें, देखो एक तो यहीं पे चार्ज प्रेजेंट है और एक यहाँ पे कार्बन इस पे चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है, अब इनमें बात कर रहे हैं। पहले स्टेबिलिटी की बात करें तो देखो इसमें तो रेजोनेंस प्रेजेंट है कि देखो डबल बॉन्ड ए डबल बॉन्ड बी, सिंगल बॉन्ड सी, सी पे है चार्ज, सी पे है चार्ज, मतलब इसमें रेजोनेंस प्रेजेंट है और ये तो हाईली अनस्टेबल है। देखो डबल बॉन्ड तो आप समझ रहे हो ना, इसमें गड़बड़ी मत कर देना, इसमें गड़बड़ी मत कर देना, कहीं डबल बॉन्ड ही ना समझ में आ रहा हो। देखो कहीं भी बना लो ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे चार्ज पे ही डबल बॉन्ड पे ही चार्ज प्रेजेंट है तो ये हाईली अनस्टेबल है और इसमें रेजोनेंस है ए डबल बॉन्ड बी, सिंगल बॉन्ड सी, सी पे चार्ज है, रेजोनेंस है, और इसमें रेजोनेंस प्रेजेंट नहीं है, ये हाईली अनस्टेबल है। और नेमिंग की बात करें तो ये होता है अराइलिक, नेमिंग की बात करें तो ये होता है अराइलिक और ये होता है बेंजाइलिक, ये होता है बेंजाइलिक। ठीक है, तो ठीक है, सारे नाम क्लियर है ना, सारे नाम बिल्कुल ही क्लियर हो चुके हैं अपने। कौन से अलाइलिक क्लियर है, विनाइलिक क्लियर है, अराइलिक क्लियर है, बेंजाइलिक क्लियर है। ठीक है, ये क्या है, ये क्या है अपना विनाइलिक है, ये क्या है अपना अलाइलिक है, ये क्या है अपना अराइलिक है और ये क्या है अपना बेंजाइलिक है। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की जिसका नाम है स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अब ये क्या है, देखो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। देखो मान लो आपके पास ए कंपाउंड है कोई जिसका नाम है ए। ठीक है, अब ए कंपाउंड में क्या है, रेजोनेंस प्रेजेंट है और उसकी क्या है 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो सकती है ना। क्या है, नाम दे देते हैं, मान लो A1 A2 A3 और A4। ठीक है, ये क्या है 4 ए की ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, अलग अलग हैं। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि इनमें से बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है, इनमें से बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है। तो यही अपना टॉपिक है कि स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी को कैसे निकालना है। ठीक है, बहुत जरूरी टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और थोड़ा सा यहां पे आपका मैं एक्स्ट्रा फोकस चाहूंगा क्योंकि जहां पे जरूरी टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कंफ्यूजन भरा टॉपिक है, वहां पे क्या आती है, वहां पे आती है केवी एजुकेशन की ट्रिक, वहां पे आती है केवी एजुकेशन की ट्रिक आती है। ठीक है, तो यहां भी मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूं। इस ट्रिक को अगर अप्लाई करोगे, ट्रिक क्या है अपनी, बॉन्ड, सिंपल है बॉन्ड। अगर ये बॉन्ड आपको याद रह
जाता है तो ये टॉपिक समझ लो आपका खत्म हो गया। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर आपको ये ट्रिक रह जाती है, ट्रिक क्या है, अपनी बॉन्ड BOND, अगर ये याद रह गया तो इस टॉपिक में मेरी गारंटी है जिंदगी में कभी भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, अब बॉन्ड में क्या है, B से कुछ बनेगा, O से कुछ बनेगा, N से कुछ बनेगा और D से कुछ बनेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि B से क्या बनेगा, तो B से तो अपना बॉन्ड ही बनेगा, है ना, ये बॉन्ड तो अपनी मेन ट्रिक है, और ये B से बॉन्ड ही बनेगा, बॉन्ड ही बनेगा। और बॉन्ड भी कैसा बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड भी कैसा बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। O से क्या बनेगा, O से क्या बनेगा, ऑक्टेट बनेगा, O से बनेगा O फॉर ऑक्टेट बनेगा। ठीक है, और इधर बात करें N से, तो N से दो चीजें बनेंगी, N से दो चीजें बनेंगी, एक तो N से बनेगी न्यूट्रलिटी, खाली हम न्यूट्रल ही लिख देते हैं, न्यूट्रलिटी, और एक बनेगी नेगेटिविटी। नेगेटिविटी अपनी केमिस्ट्री में कौन सी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। ठीक है, और D से अपना क्या बनेगा, D से बनेगा D फॉर डिस्टेंस, D फॉर डिस्टेंस। अपनी ट्रिक क्या थी, मैंने एक यूनिवर्सल ट्रिक बताई कि बॉन्ड BOND, अब B से क्या बना, B से क्या बना, B से बना अपना बॉन्ड बना, बॉन्ड भी कैसे, पाई बॉन्ड। O से क्या बना, अपना ऑक्टेट बना, और N से पहले बना न्यूट्रलिटी और फिर बना नेगेटिविटी, नेगेटिविटी कौन सी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और D से क्या बना, अपना डिस्टेंस बना। ठीक है, अब आपको पूछना चाहिए कि इसको अप्लाई कैसे करेंगे। देखो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का, है ना, स्टेबिलिटी कंपेयर करने का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहले हम जाएंगे B के पास, सबसे पहले हम जाएंगे B के पास। अगर B से अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो बल्ले बल्ले है, बल्ले बल्ले है, नहीं हुआ तो जाएंगे O के पास। O से फिर क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो बल्ले बल्ले, नहीं हुआ तो जाएंगे N के पास। N से अपना क्वेश्चन, N में भी पहले न्यूट्रलिटी के पास जाएंगे, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के पास। इससे क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो बल्ले बल्ले, नहीं तो जाना पड़ेगा D के पास, और D से तो अपना क्वेश्चन सॉल्व होके रहेगा। ठीक है, ट्रिक क्या है, बॉन्ड है, पहले जाएंगे B के पास, B से क्वेश्चन सॉल्व हुआ तो अच्छी बात है, नहीं तो जाएंगे O के पास। O से क्वेश्चन सॉल्व हुआ तो अच्छी बात है, नहीं तो जाएंगे N के पास। N से क्वेश्चन सॉल्व हुआ तो अच्छी बात है, नहीं तो जाएंगे फिर D के पास, और D से तो अपना क्वेश्चन सॉल्व होके ही रहेगा। ठीक है, अब यहां पे आपको एक चीज पूछनी चाहिए कि तूने बोल दिया पाई बॉन्ड, अब इसका स्टेबिलिटी से क्या लेना देना है, तूने बोल दिया ऑक्टेट तो इसका स्टेबिलिटी से क्या लेना देना है, तूने बोल दिया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो इसका स्टेबिलिटी से क्या लेना देना है। ठीक है, तो इसकी बात हम कर रहे हैं। देखिए, जैसे पाई बॉन्ड की हम बात करें तो पाई बॉन्ड का सिंपल सा फंडा है कि पाई बॉन्ड जहां ज्यादा होंगे वहां स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, जहां पाई बॉन्ड ज्यादा होंगे वहां स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, जितने ज्यादा पाई बॉन्ड उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। ये है पाई बॉन्ड का फंडा। नेक्स्ट बात करें ऑक्टेट की, बात करें तो हमें पता है ना, हम केमिस्ट्री में बार बार पढ़ते हैं कि कंप्लीट ऑक्टेट, है ना, क्या है, कंप्लीट ऑक्टेट क्या होता है, स्टेबल बहुत ज्यादा होता है ना, जिसका कंप्लीट ऑक्टेट है वो ज्यादा स्टेबल होता है, और इनकंप्लीट ऑक्टेट कम स्टेबल होता है, ये बात हमें पता है। अब न्यूट्रल की बात करते हैं, तो न्यूट्रल की बात क्या है, देखो, न्यूट्रल जो कंपाउंड होगा ना, न्यूट्रल जो कंपाउंड होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा चार्ज कंपाउंड से, वो चार्ज कंपाउंड से ज्यादा स्टेबल होगा। फॉर एग्जांपल मान लो हम ए का ही एग्जांपल ले लो, तो ए केस में ए बिल्कुल न्यूट्रल है और ए केस में ए पे चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है या फिर नेगेटिव चार्ज है, तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, ये वाला न्यूट्रल वाला ए ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये है अपना न्यूट्रल वाला पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो ये सिंपल सा फंडा है। देखो, फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले लेते हैं कार्बन का और ऑक्सीजन का एग्जांपल ले लेते हैं, कार्बन का और ऑक्सीजन का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूं नेगेटिव चार्ज किस पे ज्यादा स्टेबल होगा, तो हमें एक सिंपल सी बात पता है कि ऑक्सीजन जो है वो कार्बन के कंपैरिजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे ज्यादा है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो नेगेटिव चार्ज की बात करें तो सिंपल सी बात है, देखो, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन से प्यार करेगा, यानी नेगेटिव चार्ज से, इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव चार्ज से प्यार करेगा। तो नेगेटिव चार्ज की बात की जाए तो नेगेटिव चार्ज किस पे ज्यादा स्टेबल होगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उस पे ज्यादा स्टेबल होगा, लॉजिकल बात है। और इधर अगर पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो जाहिर सी बात है ये नेगेटिव चार्ज से प्यार करता है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो पॉजिटिव चार्ज किस पे ज्यादा स्टेबल होगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, लॉजिकल बातें हैं। ठीक है, ये पॉइंट भी क्लियर है। अब लास्ट अपना पॉइंट है डिस्टेंस वाला। देखो, डिस्टेंस वाला पॉइंट क्या बोलता है, देखो, अगर मैं आपको बोल दूं कि ऑपोजिट चार्ज है, मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, ये दो ऑपोजिट चार्ज है। ठीक है, अब ऑपोजिट चार्ज को अगर आप नेचुरली छोड़ दोगे तो सिंपल सी बात है, ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। मतलब क्या है, ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे के पास आने की सोचते हैं। ठीक है, तो ऑपोजिट चार्ज जितने पास होंगे उतने ज्यादा स्टेबल होंगे ना, क्योंकि इनका वो नेचुरल है कि पास आके ही रहेंगे। ठीक है, तो जितने पास होंगे उतने ज्यादा स्टेबल होंगे, जितने दूर होंगे उतने अनस्टेबल
अनस्टेबल होंगे। ये है ऑपोजिट चार्ज। जबकि सिमिलर चार्ज की बात करें, मान लो यहां पॉजिटिव चार्ज है, यहां भी पॉजिटिव चार्ज है। अब हमें पता है सिमिलर चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो सिमिलर चार्ज आ जाए तो उनको दूर रखना है, यानी जितना दूर होंगे उतना ज्यादा स्टेबल होंगे, जितना पास होंगे उतना अनस्टेबल होंगे, है ना। नेगेटिव चार्ज के लिए भी सेम लग जाएगा कि नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है, सेम चार्ज है, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जितना दूर रहेंगे उतना खुश रहेंगे, है ना, उतना स्टेबल रहेंगे। ठीक है, तो ये है अपना पूरा फंडा बॉन्ड वाला, ट्रिक वाला, ये है अपना पूरा फंडा। मेरे ख्याल से सारी बातें समझ में आ चुकी हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, पर एक बात मैं फिर से बता दूं आपको कि हम क्या करेंगे। देखो कोई भी क्वेश्चन आ जाए, हम क्या करेंगे, सबसे पहले, यार ये सुकड़ू क्यों हो गया, ठीक है, तो सबसे पहले हम बी के पास जाएंगे, सबसे पहले बी के पास जाएंगे। बी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो ओ के पास जाना पड़ेगा। ओ से क्वेश्चन सॉल्व हुआ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एन के पास जाना पड़ेगा। और एन में याद रखना है, एन में भी क्या है, पहले हम न्यूट्रलिटी की तरफ जाएंगे, फिर नेगेटिविटी की तरफ, नेगेटिविटी यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और लास्ट में इससे भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ तो लास्ट में अपने को डी के पास जाना पड़ेगा। और बी से क्या मतलब है, बी से मतलब है अपना पाई बॉन्ड का, ओ से मतलब है ऑक्टेट का, न्यूट्रलिटी से मतलब है हमने देख लिया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का देख लिया, डिस्टेंस का हमने देख लिया। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं और कितनी आसानी से अब क्वेश्चन बनेंगे वो हम देख लेते हैं। तो ये है अपना पहला क्वेश्चन, ठीक है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और इनकी स्टेबिलिटी कंपेयर करके बताओ। तो मैंने क्या बोला, जब भी क्वेश्चन में ये लिखा हुआ दिख जाए ना कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है, तो याद रखना कि केवी एजुकेशन वाले ने एक ट्रिक बताई थी, BOND, BOND। सबसे पहले बी के पास जाना है, फिर ओ के पास, फिर एन के पास, फिर डी के पास जाना है, ठीक है, ये बताई थी। ठीक है, तो क्वेश्चन सोल्व करने के लिए सबसे पहले बी के पास चलते हैं, सबसे पहले बी के पास। और बी का मतलब क्या था, बी का मतलब था, हमने देखा था, बी का मतलब था बॉन्ड। बॉन्ड भी कैसे, अब पाई बॉन्ड, है ना, हमने बात की थी कि जिसके पास पाई बॉन्ड ज्यादा होंगे उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो काउंट कर लेते हैं। देखो इसमें अगर बात करें पाई बॉन्ड की, इसमें अगर बात करें, देखो पाई बॉन्ड देखने सिग्मा काउंट करने की जरूरत नहीं है। पाई बॉन्ड इसमें सिर्फ एक पाई बॉन्ड है और इसमें एक और दो, है ना, इसमें पाई बॉन्ड की संख्या है एक और इसमें पाई बॉन्ड की संख्या है दो। तो मैंने क्या बोला था कि जिसके पास ज्यादा पाई बॉन्ड होंगे उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। हमें OND तक जाने की जरूरत नहीं पड़ी, बी से अपना काम चल गया, बहुत आसानी से चीजें हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी कंपेयर करके बताओ। तो याद रखना केवी एजुकेशन वाले ने एक बात बोली थी कि क्वेश्चन में कभी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी लिखी दिख जाए तो क्या लिख देना है, बॉन्ड लिख देना है, बॉन्ड लिख देना है। ठीक है, अब बॉन्ड में भी क्या बताई थी केवी एजुकेशन वाले में कि बी का मतलब होता है बॉन्ड, बी का मतलब होता है बॉन्ड, दो बड़ा कर देते हैं। ठीक है, और बॉन्ड मतलब पाई बॉन्ड, की जिसके पास पाई बॉन्ड ज्यादा होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो यहां पे भाई हम काउंट कर लेते हैं, पाई बॉन्ड काउंट कर लेते हैं। देखो यहां पे एक पाई बॉन्ड है और यहां पर भी एक पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड की संख्या यहां पर है एक, पाई बॉन्ड की संख्या यहां पर एक, मतलब क्या है, अपना बी वाला तो फ्लॉप हो चुका है। तो मैंने एक बात बोली थी कि अगर बी फ्लॉप हो जाए तो हमें ओ के पास जाना पड़ेगा। ओ का मतलब क्या था, ऑक्टेट। ओ का मतलब था ऑक्टेट, कि जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट रहेगा वो ज्यादा स्टेबल रहेगा, ये मैंने बात बोली थी। ठीक है, अब ऑक्टेट देख लेते हैं, ऑक्टेट यहां पे चेक कर लेते हैं। देखो ऑक्टेट यहां पे चेक कर लेते हैं, पहले ऑक्सीजन का देख लो। देखो लोन पेयर बना लेता हूं, पहले मैं सारे लोन पेयर बना लेता हूं, यहां पे सारे लोन पेयर बना लेते हैं। पहले नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर रहेगा। अब देखो ये तो केमिकल बॉन्डिंग से यार आपको पता होना चाहिए ना, यहाँ पे अब केमिकल बॉन्डिंग का वो लेक्चर चल जाएगा अलग से। ठीक है, देखो पहले नाइट्रोजन का चेक करो, नाइट्रोजन का चेक करते हैं कि ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कंप्लीट है। अब ऑक्सीजन का देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कंप्लीट है। ठीक है, कार्बन का काउंट मत करना क्योंकि वो तो दोनों में सेम है और कंप्लीट ही होगा, वो तो अलग से ही दिख रहा है। इधर नाइट्रोजन का देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ऑक्सीजन का देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। मतलब भाई ऑक्टेट भी सबके कंप्लीट है, तो ऑक्टेट वाला रूल भी अपना फ्लॉप हो गया, मतलब अपने को एन वाले पे जाना पड़ेगा, एन वाले पे जाना पड़ेगा। और एन में हमने क्या बात की थी, पहले हम न्यूट्रलिटी देखेंगे, फिर हम नेगेटिविटी यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे। न्यूट्रलिटी में क्या था कि न्यूट्रल वाला मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होता है चार्ज वाले से। तो चार्ज की बात करें, देखो यहां पे भी इस मॉलिक्यूल में एक नेगेटिव चार्ज है और इस मॉलिक्यूल में भी एक नेगेटिव चार्ज है, मतलब चार्ज भी बराबर है, मतलब ये वाला न्यूट्रलिटी वाला भी फ्लॉप हो गया। अब हमें जाना पड़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले के पास। ये क्या बोलता था कि नेगेटिव चार्ज, देखो इसमें क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर स्टेबल होगा। इसमें क्या बोला था कि नेगेटिव चार्ज जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पर स्टेबल होगा, और पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर स्टेबल होगा। तो यहां पे अपने को देखना है नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज इस केस में कहां पे है, नाइट्रोजन पे है, और इस केस में ऑक्सीजन पे। ठीक है, नेगेटिव चार्ज इस केस में नाइट्रोजन पे है, इस केस में ऑक्सीजन पे है। तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन की, जाहिर सी बात है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो नेगेटिव चार्ज इस पे ज्यादा स्टेबल होगा। तो स्टेबल कौन सा हो जाएगा, ये वाला कंपाउंड ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीके से बातें बन रही हैं। अब है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ कौन सी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो क्या है, केवी एजुकेशन वाले ने एक ट्रिक बताई थी कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी पूछ ली जाए तो एक ट्रिक लगानी है। क्या है ट्रिक? बॉन्ड। मैं बार बार इसीलिए लिख रहा हूं, बार बार इसीलिए आपको चीजें बता रहा हूं कि आपके दिमाग में बिल्कुल फिक्स हो जाए हमेशा के लिए, है ना। इसीलिए आपको लग रहा हो कि बार बार क्यों बता रहा है, बार बार क्यों बता रहा है, वीडियो लेंथी कर रहा है, पर ऐसा नहीं है, मैं बिल्कुल आपके दिमाग में फिट करके भेजूंगा। ठीक है, तो ट्रिक क्या थी? बॉन्ड। सबसे पहले बी के पास जाना है, फिर ओ के पास, फिर एन के पास, फिर डी के पास। तो सबसे पहले हम जाते हैं बी के पास। बी का मतलब क्या था? बॉन्ड। बी का मतलब क्या था? बॉन्ड। बॉन्ड भी कैसे? पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड देख लेते हैं। देखो इसमें कितने पाई बॉन्ड है? 1, 2 और 3। इसमें कितने पाई बॉन्ड है? 1, 2 और 3। तो पाई बॉन्ड की संख्या इसमें भी 3 है, पाई बॉन्ड की संख्या इसमें भी 3 है, तो दोनों में सेम है, मतलब अपना बी वाला तो हो गया भाई फ्लॉप हो गया। अब हमें ओ के पास जाना पड़ेगा, यानी ऑक्टेट देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ऑक्टेट देखने से ही पता लग रहा है। देखो नाइट्रोजन के 2 बॉन्ड तो ये हो गए, 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, इसमें भी नाइट्रोजन के 2 बॉन्ड, ये 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो रहे हैं। तो ऑक्टेट भी कंप्लीट है, इसमें भी, इसमें भी। मतलब क्या है, अपना ओ वाला भी हो गया, अब फ्लॉप हो गया। अब हमें जाना पड़ेगा एन वाले के पास। तो एन में भी 2 थे, पहला अपना न्यूट्रल वाला था, फिर अपना नेगेटिविटी यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला था। अब न्यूट्रल वाले में क्या था? न्यूट्रल वाले में क्या था कि न्यूट्रल वाला कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होता है चार्ज वाले से। जबकि यहां बात करें तो इस पे कितना चार्ज है? एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। इस पे बात करें, इस पे भी एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, तो चार्ज भी बराबर है दोनों पे, तो ये वाला भी अपना फ्लॉप हो गया। अब हम जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले के पास। देखो इसमें क्या बोला गया कि नेगेटिव चार्ज किस पे स्टेबल होगा? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले पे, और पॉजिटिव चार्ज किस पे स्टेबल होगा? कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले पे। ठीक है, तो इधर बात करें, देखो पॉजिटिव चार्ज, इधर अगर बात करें तो इधर पॉजिटिव चार्ज किस पे है? नाइट्रोजन पे है, और इधर भी क्या है? पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पे है। इधर नेगेटिव चार्ज कार्बन पे है, इधर भी नेगेटिव चार्ज कार्बन पे है, तो वो चार्ज भी सेम एटम पे है, तो ये भी अपना फ्लॉप हो गया। अब लास्ट अपना बचा डी। डी क्या बोलता था? डिस्टेंस। डिस्टेंस। और यहां पे चार्ज कैसे हैं? चार्ज देख लेते हैं। चार्ज यहां पे कैसे हैं? ऑपोजिट चार्ज हैं। चार्ज यहां पे कैसे हैं? ऑपोजिट चार्ज हैं। अब ऑपोजिट चार्ज को अगर आप नेचुरली छोड़ दोगे तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करना चाहेंगे, मतलब एक दूसरे के पास आना चाहेंगे, एक दूसरे के पास आना चाहेंगे। ठीक है, अब इस केस में देखो, इस केस में देखो, पास आना चाहते हैं बट कितनी दूर हैं, और यहां पास आना चाहते हैं बट नजदीक हैं, है ना। तो जो ऑपोजिट वाले चार्ज हैं उनको जितना पास रहेंगे उतना ज्यादा स्टेबल रहेंगे, जितना दूर रहेंगे उतना कम स्टेबल रहेंगे, तो ये वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, और यहां बात करते हैं अगर पॉजिटिव चार्ज, अगर यहां भी देखो, यहीं पे बता देता हूं मैं आपको, यहां पॉजिटिव चार्ज है और यहां भी पॉजिटिव चार्ज होता, यहां पॉजिटिव है और यहां भी पॉजिटिव होता, तो ये सेम चार्ज है, मतलब एक दूसरे को रिपेल करना चाहेंगे, तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाता ना, क्योंकि ये दूर है ना। ठीक है, ऑपोजिट चार्ज को पास रखना है और क्या है, सेम चार्ज को दूर रखना है, नेचुरल बात है। अब देखो हम रेजोनेंस अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं, ठीक है, और मैं एक बार आपको रिमाइंड करा दूं, आपकी यादें ताजा करा दूं कि इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स में हमें क्या क्या पढ़ना था। हमें इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ना था, फिर हमें हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ना था, फिर हमें रेजोनेंस पढ़ना था, और रेजोनेंस के साथ ही हमें मीजोमरिक इफेक्ट पढ़ना था। तो अभी तक की बात करें तो हम इंडक्टिव कंप्लीट कर चुके हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन कंप्लीट कर चुके हैं, रेजोनेंस कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब हमें बात करनी पड़ेगी मीजोमरिक इफेक्ट के बारे में, मीजोमरिक इफेक्ट के बारे में, ठीक है। और ये मैं बिना किसी शक के बिल्कुल गारंटी से बोल सकता हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सुपरस्टार वाला टॉपिक है एकदम, है ना। बोलते हैं ना कि टॉपिक्स का सुपरस्टार, ये बात आपको भी शायद पता ही होगी, ठीक है। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं मीजोमरिक इफेक्ट। मीजोमरिक इफेक्ट, ठीक है, स्टार्ट करने जा रहे हैं मीजोमरिक इफेक्ट। और बहुत जरूरी है, एक बार फिर से बता दूं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो अपनी खोपड़ी के दरवाजे खोल लो एक बार और ध्यान दो मेरी बातों पे, मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। अब यहां पे मैं एक और बात आपको रिमाइंड करा दूं कि जब हम इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ रहे थे तो इंडक्टिव इफेक्ट में दो टाइप के ग्रुप थे अपने पास। एक थे अपने पास प्लस आई वाले, एक थे अपने पास माइनस आई वाले, ठीक है। और हमने बात की थी कि प्लस आई वाले ग्रुप कौन से होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं। और माइनस आई वाले कौन से होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेते हैं। तो ठीक इसी तरीके से जैसे इंडक्टिव में था, ठीक इसी तरीके से मीजोमरिक इफेक्ट में भी होगा। दो टाइप के ग्रुप अपने को देखने को मिलेंगे, एक माइनस एम ग्रुप और एक होंगे क्या, प्लस एम ग्रुप। जैसे माइनस आई वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचते थे, वैसे ही ठीक वैसे ही माइनस एम वाले अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचेंगे। अब प्लस एम वाले क्या करेंगे? ठीक जैसे प्लस आई में होता था कि प्लस एम क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे, ठीक है। तो माइनस एम इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे और प्लस एम इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे।
ठीक है, अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा टास्क आता है मेसोमेरिक इफेक्ट में, सबसे बड़ा टास्क आता है, देखो अपने पास कौन से हैं, एक तो है अपने पास -m वाले, एक है अपने पास +m वाले। ठीक है, अब यहाँ सबसे बड़ा टास्क आता है कि सबसे पहली बात कि हम कैसे पता लगाएं कि -m कौन से ग्रुप शो करेंगे, कैसे पता लगाएं। ठीक है, और पता लगा भी लिया तो उनके ऑर्डर को कि कौन ज्यादा शो करेगा, कौन कम शो करेगा। ठीक, ऐसी दिक्कत हमें यहाँ आएगी कि हम कैसे पता लगाएं कि कौन से ऐसे ग्रुप हैं जो +m इफेक्ट शो करते हैं, और हमने पता लगा भी लिया तो उनका ऑर्डर कैसे लगाएंगे कि कौन ज्यादा शो करता है, कौन कम शो करता है ना। इंडक्टिव में भी तो हमने यही किया था कि -i के ऑर्डर को याद करने की ट्रिक की थी और +i को लॉजिक से कर लिया था। ठीक है, तो यहां पे बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, कैसे इन ग्रुप्स का पता लगाएं, तो जहां पे भी कंफ्यूजन होती है वहां आती है केवी एजुकेशन की ट्रिक, ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, हम पहले करेंगे कि +m के ऑर्डर को कैसे याद करें, फिर हम करेंगे -m के ऑर्डर को कैसे याद करें। ठीक है, तो अब हम करने जा रहे हैं +m का ऑर्डर। तो इस एक ही ट्रिक से ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि कौन से ऐसे ग्रुप हैं जो +m इफेक्ट शो करते हैं, और उनका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर भी पता लग जाएगा। एक सिंपल सी ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, देखो मेडिकल कॉलेज में नए बच्चे गए, है ना, नए बच्चे आए, मान लो क्लास में 100 बच्चे थे, तो कहीं से आए, तो उस क्लास में फर्स्ट ईयर में 2 लड़की आई, एक का नाम था नेहा नेहरा और दूसरी का नाम था नेहा कौर। अब कोर की ये वाली स्पेलिंग आपको याद रखनी है। नेहा कौर मतलब है ना, कौर कौन से होते हैं, पंजाबी होते हैं, तो पंजाबी थोड़े गुस्से वाले होते हैं ना, आपको पता है। ठीक है, तो नेहा नेहरा नेहा कौर, अब बच्चों को क्या है, इनके नाम में ही कंफ्यूजन होने लगी कि कौन सी नेहा नेहरा है, कौन सी नेहा कौर है ना। इनका नाम भी सेम है और इनकी थोड़ी बहुत शक्ल भी इनकी सिमिलर थी, सेम दिखाई पड़ती थी। ठीक है, तो बहुत बड़ी कंफ्यूजन होगी। अब इस कंफ्यूजन को दूर करना पड़ेगा, तो उस क्लास का कोई जीनियस बच्चा रहा होगा, है ना, उसने क्या बोला कि नेहा कौर जो है ना, कौर यानी है ना, पंजाबी थोड़े से गुस्से वाले होते हैं, हल्के से, है ना, वैसे अंदर से दिल के साफ होते हैं पर थोड़े से गुस्से वाले। ठीक है, तो नेहा कौर जो थी वो गुस्से वाली थी थोड़ी, यानी एसिडिक थी थोड़ी, है ना, एसिडिक यानी थोड़ा गुस्से वाला इंसान। नेहा नेहरा कैसी थी, थोड़ी बेसिक थी, यानी थोड़ी शांत नेचर की, शांत। ठीक है, तो एक बच्चे ने दिमाग लगाया कि क्यों ना हम इनको पीएच के बेस पे डिफरेंशिएट कर लें। पीएच यानी पी और एच, है ना, पीएच यानी गुस्से के बेस पे, कि जो ज्यादा गुस्सा करती है एसिडिक, यानी एसिडिक बेसिक क्या होता है, पीएच के बेस पे तो है, तो जो ज्यादा गुस्सा करती है वो नेहा कौर है, और जो कम गुस्सा यानी शांत रहती है वो नेहा नेहरा है। तो उस बच्चे ने खड़े होकर पूरी क्लास में अनाउंसमेंट कर दी कि ओए, है ना, ओए मतलब सब सुन लो, ओए नेहा नेहरा एंड, है ना, नेहा नेहरा और नेहा कौर को, ठीक है, ट्रिक क्या है कि ओए नेहा नेहरा और नेहा कौर को पीएच के बेस पे डिफरेंशिएट कर दो, अब यही ट्रिक अपनी हम ले लेते हैं। उसने क्या बोला क्लास में खड़ा होके कि ओए नेहा नेहरा और नेहा कौर को किसके बेस पे डिफरेंशिएट कर दो, पीएच के बेस पे डिफरेंशिएट कर दो। एक बार फिर से, ओए नेहा नेहरा और नेहा कौर को पीएच के बेस पे डिफरेंशिएट कर दीजिए। ठीक है, अब देखो ओए से अपना क्या बन जाएगा, ओ नेगेटिव ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, इस नेहा से अपना क्या बन जाएगा, NH2 ग्रुप बन जाएगा। देखो थोड़ा सा अपने को आइडिया ही लगना होता है, बाकी सब कुछ अपने आप ही बन जाता है। इस नेहरा से क्या बन जाएगा, इस नेहरा से बन जाएगा NHR, ये बन जाएगा ना नेहरा। ठीक है, और OR ग्रुप से तो डायरेक्ट OR बन जाएगा। ठीक है, इधर हेलोजन, इधर H4, H से क्या बन जाएगा, अपना हेलोजन बन जाएगा, है ना। और P से बात करें तो यहाँ से क्या बन जाएगा, फिनाइल बन जाएगा, है ना। और इससे क्या बन जाएगा, COR से अपना बन जाएगा OCOR, है ना, COR। ठीक है, और इससे क्या बन जाएगा, इस वाली नेहा से क्या बनेगा, NHCOR। ठीक है, तो ये अपना क्या है, +m का ऑर्डर भाई अपनी सिंपल सी ट्रिक से तैयार हो चुका है। एक बार फिर से करते हैं, ओए नेहा नेहरा और नेहा कौर को पीएच के बेस पे डिफरेंशिएट कर दो, तो ये अपना भाई पूरा ऑर्डर बन चुका है ना। ये अपना इंक्रीजिंग ऑर्डर ऐसे लगा दो और आपका टंटा ही खत्म हो गया सारा। यहाँ तो कुछ है ही नहीं, ये क्यों लगा दिया। ठीक है, ले भाई तू भी मजे ले ले। ठीक है, तो ये अपना टंटा ही खत्म हो चुका है ना। ये किसका ऑर्डर हमने किया, ये +m का ऑर्डर अपना खत्म हो चुका है ना। बहुत बढ़िया ट्रिक है, बहुत काम में आने वाली है। ठीक है, अब हम बात करते हैं +m के बाद हमें बात करनी पड़ेगी -m के ऑर्डर को। -m को कैसे याद करें, देखो -m में ज्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इसमें सिंपल सा फंडा बताऊंगा।
माइनस एम में पहली तो बात आपको जो याद रखनी है वो है कि NO2 ग्रुप जो होता है, NO2 ग्रुप जो होता है वो माइनस एम शो करता है, और उसको नंबर देना हो तो पहले नंबर पे ला देना कि सबसे ज्यादा माइनस एम शो करता है। पहली बात क्लियर है। अब दूसरी बातें मैं बोलने जा रहा हूं जो ऑटोमेटिक आपका सारा खेल घुमा देंगी, सारा खेल खोल देंगे। ठीक है, तो ये वो ग्रुप हैं जो माइनस एम शो करते हैं, CN। इसमें ऑर्डर आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। प्लस एम का जो ऑर्डर है उसमें कंफ्यूजन होती है और वही याद करना पड़ता है, इसी से ऑर्डर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, माइनस एम में ऐसा नहीं पूछा जाएगा किसका ज्यादा है किसका कम है, ये इतना ज्यादा पूछा नहीं जाएगा, आप नोटिस कर लेना क्वेश्चंस में। ठीक है, तो कौन से ग्रुप हैं, है ना, CN ग्रुप हो गया, ये अपना अल्डिहाइड वाला ग्रुप हो गया, है ना, और कौन सा अपना कार्बोनिल कंपाउंड वाला ग्रुप हो गया, और कौन सा अपना कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप हो गया, और कौन सा अपना एस्टर वाला ग्रुप हो गया। ये सारे माइनस एम शो करते हैं सारे ग्रुप। पहली बात माइनस एम में क्या याद रखनी है, NO2 जो है वो माइनस एम शो करता है और लगभग सबसे ज्यादा शो करता है। अब आप सोच रहे होगे ये बात कि तू NO2 को बार बार अलग से क्यों बता रहा है, बार बार अलग से क्यों बता रहा है। ठीक है, तो यहां पे अपनी ट्रिक छुपी हुई है। देखो, ऐसे कंपाउंड जिसमें ये फ्री वाला बॉन्ड कार्बन से जुड़ा है, ऐसे कंपाउंड जिसमें फ्री बॉन्ड कार्बन से जुड़ा है, 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 वो माइनस एम वाले हैं। मैंने आपको पहचानने की तकनीक बता दी। यहां पे आप ध्यान दो, फ्री बॉन्ड ऑक्सीजन, फ्री बॉन्ड नाइट्रोजन, फ्री बॉन्ड नाइट्रोजन, फ्री बॉन्ड ऑक्सीजन, फ्री बॉन्ड नाइट्रोजन, फ्री बॉन्ड ऑक्सीजन, फ्री, ये तो नाम से ही हो रहे हैं, फिनाइल और हेलोजन तो नाम है, इसमें कंफ्यूजन होगी नहीं। ठीक है, तो मैंने आपको तकनीक बता दी कि फ्री बॉन्ड अगर कार्बन से जुड़ा हो तो क्या है, 99% केस में आपका ठीक करवा देगा। ठीक क्या करवा देगा, इसमें इतनी कंफ्यूजन होती भी नहीं। ये आपके माइनस एम वाले हैं। और अलग से क्यों याद रखना है ये आपको शायद पता चल गया होगा कि NO2 अपने को अलग से याद रखना है जो माइनस एम शो करता है और लगभग सबसे ज्यादा शो करता है। ठीक है, तो ये अपना सिंपल तरीके से हो चुका है, सिंपल तरीके से हो चुका है। क्या हो चुका है, हम प्लस एम के ऑर्डर को याद करने की ट्रिक देख चुके हैं, हम माइनस एम के ऑर्डर को याद करने की ट्रिक आपको रिमाइंड करा दूं तो हम क्या पढ़ चुके थे, हम अपने रिएक्शन इंटरमीडिएट्स पढ़ चुके थे, फिर हमने क्या किया था, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स पढ़ने स्टार्ट किए थे। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स में मैं आपको याद दिलवा दूं हमें क्या क्या पढ़ना था। हमें इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ना था, हमें हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़नी थी, हमें रेजोनेंस पढ़नी थी, हमें मीजोमेरिक इफेक्ट पढ़ना था। ठीक है, ये अपने इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स थे। और मैं आपको याद दिलवा दूं इसमें आगे हम इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ चुके थे, हम हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ चुके थे, हम रेजोनेंस पढ़ चुके थे, और क्या है, हम मीजोमेरिक इफेक्ट में हम क्या देख चुके थे, माइनस एम और प्लस एम के ग्रुप कौन से होते हैं, है ना, और उनके ऑर्डर को कैसे याद करें, उनकी ट्रिक भी हम देख चुके थे। ठीक है, तो इस वीडियो में हमें क्या करना है, इस वीडियो में हमें करना है, पहले तो हम मीजोमेरिक इफेक्ट को अच्छे तरीके से समझेंगे, है ना, कैसे इसके क्वेश्चन आते हैं और उसको कैसे सॉल्व करना है ना, बिना किसी कंफ्यूजन के मीजोमेरिक इफेक्ट के एक एक क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है पहले वो देखेंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इनके मिक्स क्वेश्चन करेंगे। मैंने बोला था ना मैं मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा, तो उसमें PYQ भी मैं आपको कराऊंगा, इनके हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करने जा रहे हैं पहले हम कि मीजोमेरिक इफेक्ट को कैसे पहचानना है ना। देखो सिंपल सी बात है, जो कंफ्यूजन होगी ना वो इनमें होगी। मीजोमेरिक इफेक्ट का जो क्वेश्चन होता है ना वो देखने से ही पता लग जाएगा आपको कि ये मीजोमेरिक इफेक्ट का क्वेश्चन है ना। तो वो कैसे है, तो स्टार्ट करते हैं अपने मीजोमेरिक इफेक्ट के साथ, फिर हम इनके मिक्स क्वेश्चन पे आएंगे। अब देखो, अब हम बात कर रहे हैं मीजोमेरिक इफेक्ट, अब हम बात कर रहे हैं एम इफेक्ट यानी मीजोमेरिक इफेक्ट। अब इसके किस टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, मतलब देखते ही कैसे बताएं कि ये क्वेश्चन जो है अपना वो मीजोमेरिक इफेक्ट का पूछा गया है। ठीक है, देखो मीजोमेरिक इफेक्ट में क्या होगा, आपको एक बेंजीन रिंग दिखाई देगी, आपको एक बेंजीन रिंग दिखाई देगी, और बेंजीन रिंग के ऊपर आपसे किसी की भी स्टेबिलिटी पूछ सकते हैं, कार्बोकटायन की या फिर कार्बो अनायन की, कुछ इस तरीके से, है ना। मान लो कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी पूछ ली। ठीक है, अब क्या होगा, इस रिंग पे आपको एक ग्रुप लगा हुआ दिखाई देगा। ठीक है, मान लो यहाँ पे वो ग्रुप लगा हुआ है, मान लो प्लस एम ग्रुप लगा हुआ है ना। देखो ग्रुप तो कोई भी हो सकता है ना, मीजोमेरिक में क्या है, या तो प्लस एम हो सकता है या माइनस एम हो सकता है। यहाँ पे प्लस एम लगा हुआ है मान लो, है ना। और आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, मान लो यहाँ पे माइनस एम लगा हुआ है या यहाँ पे प्लस एम लगा हुआ है, मतलब क्या है, एक इसकी स्टेबिलिटी आपसे पूछी जाएगी और रिंग पे आपको ग्रुप्स लगे हुए दिखाई देंगे, और वो ग्रुप माइनस एम भी हो सकता है, प्लस एम भी हो सकता है। तो ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए, मतलब समझ जाओ कि वो मीजोमेरिक इफेक्ट का क्वेश्चन है, मीजोमेरिक इफेक्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार फिर से बता दूं कि ऐसे आपसे स्टेबिलिटी पूछी जाएगी, है ना। मान लो कार्बोकटायन की है या फिर कार्बो अनायन की है, ऐसे स्टेबिलिटी पूछी जाएगी, या फिर एसिडिक स्ट्रेंथ पूछ ली जाएगी। एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या है, सिंपल है, एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या होता है, H+ को भेज दो, H+ को भेज दो, जो बचा हुआ बच जाएगा, उसकी स्टेबिलिटी बताओ फिर। ठीक है, और यहाँ पे ना, यहाँ पे मान लो यहाँ पे भी क्या है, आपको ग्रुप लगे हुए दिखाई देंगे, मतलब वो मीजोमेरिक इफेक्ट का क्वेश्चन है। और इसको अच्छे तरीके से अभी हम क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। तो मीजोमेरिक इफेक्ट में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है कि क्वेश्चन उसका पूछा गया है या नहीं पूछा गया है, पहली बात क्लियर है। अब मैं दूसरी बात आपको बताने जा रहा हूं कि मीजोमेरिक इफेक्ट का हर क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। देखो, जो मीजोमेरिक इफेक्ट होता है ना वो इंडक्टिव इफेक्ट का बाप होता है। मीजोमेरिक इफेक्ट जो होता है वो इंडक्टिव इफेक्ट का बाप होता है। मतलब क्या है कि जहां पे मीजोमेरिक इफेक्ट प्रेजेंट है वहां इंडक्टिव इफेक्ट की कोई भी औकात नहीं है।
ठीक है। तो मीजोमेरिक इफेक्ट का कोई भी अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाता है तो सबसे पहले हम मीजोमेरिक इफेक्ट को चेक करेंगे। मीजोमेरिक इफेक्ट क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट का बाप है, मतलब इसके सामने इसकी कोई भी औकात नहीं है। मीजोमेरिक इफेक्ट से अपना क्वेश्चन निकल आया, ठीक हो गया तो बहुत अच्छी बात है, बल्ले बल्ले है। बट अगर मीजोमेरिक इफेक्ट से अपना क्वेश्चन सही नहीं हुआ तब हम जाएंगे किसके पास? इंडक्टिव इफेक्ट के साथ। देखो ये मैं जो बोल रहा हूं ना, ये सारा अभी हम करने वाले हैं, कैसे कैसे ये जो बोल रहा हूं सारा हम करने वाले हैं, टेंशन मत लो। पर मैं आपको मोटा मोटा आइडिया दे रहा हूं। देखो क्या है, क्वेश्चन अपने से पूछा गया, अपने को पता चल जाएगा मीजोमेरिक इफेक्ट का क्वेश्चन है, कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है। फिर अपने को क्या करना है? मीजोमेरिक इफेक्ट से आंसर निकाल के देखना है। मीजोमेरिक इफेक्ट से आंसर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, बल्ले बल्ले है। नहीं आया तब हमें जाना है इंडक्टिव इफेक्ट के साथ। मतलब मैं बोलना क्या चाहता हूं कि मीजोमेरिक इफेक्ट से पहले इंडक्टिव इफेक्ट को नहीं देखना है, क्योंकि इसकी कोई औकात ही नहीं है। मीजोमेरिक इफेक्ट इसका बाप है, ठीक है। ये बातें क्लियर हैं, ये बातें क्लियर हैं। देखो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं जो मीजोमेरिक इफेक्ट के रिलेटेड क्वेश्चंस को करते हुए काम आएगी, है ना। देखो ये हम मोटा मोटा बात कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन को अपने को अप्रोच करना है ना, और कैसे करेंगे ये सारी बातें मैं आपको क्वेश्चन करते हुए सारी बातें दोबारा से बताऊंगा। पर एक नॉर्मल सी बातें कर रहे हैं कि भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है। देखो मीजोमेरिक इफेक्ट जो होता है ना वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, कभी भी वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल 5 मीटर पे मीजोमेरिक इफेक्ट की बात करें, मान लो 5 मीटर पे मीजोमेरिक इफेक्ट की स्ट्रेंथ जो है वो 10 है ना, और बात करें कि 10 मीटर पे कितनी होगी या फिर 50 मीटर पे कितनी होगी, तो 10 मीटर पे भी इसकी स्ट्रेंथ 10 रहेगी और 50 मीटर पे भी 10 रहेगी, क्योंकि डिस्टेंस पे ये डिपेंड ही नहीं करता है ना। कितना भी डिस्टेंस कम कर लो, कितना भी ज्यादा कर लो, स्ट्रेंथ जो है मीजोमेरिक इफेक्ट की वो सेम रहेगी। जबकि इंडक्टिव की बात करें तो 5 मीटर पे मान लो इसकी स्ट्रेंथ 10 है, तो इसकी 10 मीटर पे कितनी हो जाएगी? कम हो जाएगी, 7 हो जाएगी। और डिस्टेंस अगर हम और बढ़ाएंगे तो इसकी स्ट्रेंथ और कम हो जाएगी। मतलब क्या है, जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे इंडक्टिव इफेक्ट की स्ट्रेंथ जो है वो कम होती जाएगी। कम डिस्टेंस पे इंडक्टिव इफेक्ट की स्ट्रेंथ ज्यादा है, ठीक है। तो हमने क्या बोला? मीजोमेरिक इफेक्ट क्या है? डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करता है ना। कम डिस्टेंस पे इसका इफेक्ट ज्यादा होगा और ज्यादा डिस्टेंस पे इसका इफेक्ट कम होगा, ठीक है। इतनी बातें हमारी बिल्कुल ही क्लियर है। तो अब आपके सामने एक 15 मिनट की वीडियो चलने वाली है। अब आपके सामने एक 15 मिनट की वीडियो चलने वाली है, और यार वो वीडियो ना इतनी अच्छी बनी हुई है कि मीजोमेरिक इफेक्ट में अपने को जो चाहिए ना, असल में जो बार बार कंफ्यूजन होती है, असल में जो चीज चाहिए, जहां से कंफ्यूजन से अपने को जो बचना है, वो उस वीडियो में कवर है। इतनी अच्छी बनी हुई है, ठीक है। तो आपके सामने 15 मिनट की वीडियो चलेगी, अभी सारी कंफ्यूजन आपकी क्लियर हो जाएंगी, सारे क्वेश्चन आपके सोल्व होने लग जाएंगे। उसके बाद हम फिर से लौटेंगे कहां पे? फिर हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे, किसके किसके? इंडक्टिव इफेक्ट के, हाइपर कॉन्जुगेशन के और रेजोनेंस के। मीजोमेरिक तो अपना इसमें ही बिल्कुल ही क्लियर कट हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ये वाली अब वीडियो। अब हम करने वाले हैं मीजोमेरिक इफेक्ट के क्वेश्चंस, ठीक है। देखो मीजोमेरिक इफेक्ट के क्वेश्चंस करने से पहले हमेशा ध्यान रखो कि ये जड़ी बूटी हमारे पास होनी चाहिए। हमेशा हर क्वेश्चन में ये जड़ी बूटी अप्लाई करके देखनी है, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन गलत होगा वो यहीं से होगा, ठीक है। देखो इसमें 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या बोलता है कि मेटा पोजीशन पे मीजोमेरिक इफेक्ट नहीं होता। मेटा पोजीशन पे मीजोमेरिक इफेक्ट नहीं होता। एम फॉर मेटा, एम फॉर मीजो नहीं होता, ठीक है। क्लियर है। सेकंड पॉइंट ये है कि जो CH3 ग्रुप होता है ना, CH3 ग्रुप, कुछ नहीं याद रखना आपको, हाइपर कॉन्जुगेशन वॉन्जुगेशन सब भूल जाओ। सिर्फ ये याद रखना है कि CH3 ग्रुप प्लस M शो करता है। पर जो भी हमने अभी अपनी ट्रिक में प्लस M वाले ग्रुप किए ना, उन सबसे इसका प्लस M वीक होता है, ठीक है। प्लस M शो करता है, पर इसका प्लस M, जो भी हमने प्लस M वाले ग्रुप किए उनसे इनका प्लस M कमजोर होता है। क्लियर है। तीसरा पॉइंट है कि जो हेलोजेंस होते हैं, हेलोजेंस सिर्फ और सिर्फ माइनस आई शो करेंगे, है ना। वैसे प्लस एम भी शो करते हैं, पर उनके प्लस एम पे हमने क्रॉस मार देना है, मतलब उनका प्लस एम काउंट ही नहीं करना। जो भी हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे? हेलोजेंस जहां भी दिखा सिर्फ और सिर्फ माइनस आई से क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ठीक है। पहला पॉइंट, मेटा पोजीशन पे मीजोमेरिक इफेक्ट नहीं होता। दूसरा पॉइंट, CH3 ग्रुप जो होता है वो प्लस एम शो करता है और इसका प्लस एम सबसे कमजोर होता है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट कि जो हेलोजेंस होते हैं उनका क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ माइनस आई से सोल्व करना है, ठीक है। अब करते हैं हम क्वेश्चन, ठीक है। देखो ये है अपना पहला क्वेश्चन। अब देखो हर क्वेश्चन, कोई भी मीजोमेरिक इफेक्ट का क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहले चेक करना है कि ये, है ना, कि इनमें से कुछ तो नहीं आ गया। मेटा पोजीशन पे मीजोमेरिक, अब यहां पे देखो ये पोजीशन क्या होती है? ऑर्थो, ये होती है मेटा और ये पैरा। अब ये दोनों लगे हुए पैरा पे, मतलब पहला तो केस नहीं है, दूसरा CH3 वाला केस भी नहीं है, तीसरा हेलोजन वाला केस भी नहीं है, ठीक है। क्लियर है। अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो
कोई भी क्वेश्चन करते हुए ध्यान रखो, पहले लगाएंगे मीजोमरिक इफेक्ट, पहले लगाएंगे मीजोमरिक इफेक्ट, उससे आंसर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो जाएंगे इंडक्टिव पे, ठीक है। पहले लगाएंगे सिर्फ और सिर्फ मीजोमरिक इफेक्ट, ठीक है। अब देखो ये कैसा ग्रुप है, ये कैसा ग्रुप है, हमें पता है कैसा ग्रुप है, प्लस एम वाला ग्रुप है। और ये कैसा ग्रुप है, देखो पहले क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, इसके बाद जो क्वेश्चन होंगे वो जल्दी जल्दी होंगे, ठीक है। ये कैसा ग्रुप है, ये है माइनस एम ग्रुप, ठीक है। अब देखो हमें क्या देखना है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन मतलब क्या है, सीधा सीधा ये देखना है कि कौन सा मॉलिक्यूल ज्यादा मजे में है, कौन सा ज्यादा सुखी है। अब देखो ये है यहां पॉजिटिव चार्ज, मतलब इनको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, इनको इलेक्ट्रॉन की सप्लाई चाहिए सुखी होने के लिए। अब देखो ये है प्लस एम, देखो प्लस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन देना और एम का मतलब है मीजोमरिक इफेक्ट के थ्रू। माइनस का मतलब है इलेक्ट्रॉन खींच रहा है और एम का मतलब है मीजोमरिक इफेक्ट के थ्रू, ठीक है। तो ये प्लस एम मतलब ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये माइनस एम मतलब ये इसके इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। अब देखो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, इसने दिए, और इसके पास भी कमी थी इलेक्ट्रॉन की और इसने उल्टा खींच और लिया उससे, है ना। इसके पास पहले ही कमी थी, इसने खींच भी लिए, तो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा ये वाला, क्योंकि ये उसको सुखी कर रहा है, उसको मजे दे रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर से वही मैंने क्या बोला था, कोई भी क्वेश्चन करने से पहले ये लगा के देखना है, मेटा पे मीजो नहीं होता। अब कोई भी मेटा पोजीशन पे नहीं है, CH3 भी नहीं है, हेलोजन भी नहीं है, तो अब आगे हम प्रोसीड इसमें कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या बोला, मीजोमरिक इफेक्ट देखना है, इंडक्टिव के चक्कर में पढ़ना ही नहीं है। अगर आपका आंसर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। देखो ये कैसा ग्रुप है, ये कैसा ग्रुप है, प्लस एम ग्रुप, और ये कैसा ग्रुप है, ये भी प्लस एम ग्रुप है, ठीक है। इंडक्टिव देखना ही नहीं है, पहले आंसर नहीं आया तो इंडक्टिव पे जाएंगे, ठीक है। अब देखो स्टेबिलिटी देखनी है कार्बोकटायन की, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब ये भी प्लस एम थ्रू, ये भी प्लस एम के थ्रू दे रहा है और ये भी प्लस एम के थ्रू दे रहा है, तो जो ज्यादा दे देगा वो इसको ज्यादा सुखी कर देगा। तो हमने ऑर्डर में ट्रिक में देखा था कि ये वाला ग्रुप जो है ये इससे स्ट्रॉन्ग मीजोमरिक है ना, ये इससे आगे था ट्रिक में, तो इससे स्ट्रॉन्ग है तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ये इसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन का ही क्वेश्चन है। मैंने क्या बोला था, कोई भी क्वेश्चन करने से पहले ये चीजें देखनी है, क्योंकि यही क्वेश्चन गलत करवाएंगे, ठीक है। अब देख लो मेटा पे मीजो शो नहीं होता, देखो पहले दूसरा तीसरा चेक कर लेते हैं। CH3 तो कहीं भी नहीं है, हेलोजन भी नहीं है। अब ये है मेटा पे मीजो नहीं होता। अब देख लो ये कौन सी पोजीशन है, पैरा, ये कौन सी पोजीशन है, ऑर्थो, और ये है मेटा, मतलब यहां पे मीजोमरिक इफेक्ट शो नहीं होगा, ठीक है। और यहां पे कैसा होगा, यहां पे मीजोमरिक होगा, और कैसा होगा इस ग्रुप का, OR ग्रुप का प्लस एम, और ये भी OR ग्रुप है, और यहां भी होगा प्लस एम, ठीक है। अब देखो स्टेबिलिटी देखनी है कार्बोकटायन की, स्टेबिलिटी देखनी है कार्बोकटायन की, मतलब इसको सुखी होने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। अब सिंपल है, मैंने क्या बोला, तब तक इंडक्टिव पे नहीं जाना जब तक अपना काम चल रहा है। अब मीजोमरिक से देखते हैं अपना कितना काम चल रहा है। देखो ये मीजोमरिक के थ्रू इलेक्ट्रॉन की सप्लाई करेगा, ये भी मीजोमरिक के थ्रू इलेक्ट्रॉन की सप्लाई करेगा, पर इसमें तो मीजोमरिक हो ही नहीं रहा, तो ये कुछ भी नहीं कर रहा, ठीक है। अब देखो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, इन दोनों ने सप्लाई किए, तो एक बात तो क्लियर है कि ये मिनिमम स्टेबल है ना, इसको सुख मिल रहा है, इसको भी सुख मिल रहा है, पर इसको कुछ नहीं मिल रहा, तो ये तो है मिनिमम स्टेबल। अब इन दोनों में कैसे कंपेयर करें, अब देखो इसमें भी प्लस एम है और इसमें भी प्लस एम है, और हमने एक फर्स्ट वीडियो में बात की थी कि मीजोमरिक इफेक्ट जो होता है वो डिस्टेंस पे डिपेंड कभी भी नहीं करता, है ना। अब आप बोल दो देखो ये पोजीशन बिल्कुल इसके पास है, ये पोजीशन इसके कितनी दूर है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना इसका प्लस एम उतना ही इसका प्लस एम, मतलब इसके प्लस एम से इसका प्लस एम कैंसिल हो जाएगा। अब क्वेश्चन कैसे सोल्व करें, अब करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। देखो OR ग्रुप का कैसा इंडक्टिव इफेक्ट होता है, माइनस आई, और इसका भी OR है तो ये भी माइनस आई। अब माइनस का मतलब है इलेक्ट्रॉन खींचेगा, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू, है ना। माइनस का मतलब खींचेगा और आई का मतलब इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू। अब इसके पास पहले ही कमी है तो ये और खींच लेंगे, है ना। तो अब देखते हैं कौन ज्यादा सुखी है, कौन ज्यादा दुखी है। देखो ये है बिल्कुल इसके पास, तो ये इसके ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, और ये है इसके बहुत दूर, मतलब इसके कम इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा, तो इसके ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो इसको ज्यादा दुखी कर देगा, ये कम खींच पाएगा तो ये कम दुखी होगा। क्लियर बात है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो फिर से वही बेसिक स्टेप से चलना है, कहीं ये कंडीशन तो नहीं आ गई, तो CH3 भी कहीं नहीं दिख रहा, हेलोजन्स भी कहीं नहीं दिख रहे, और मेटा पोजीशन पे मीजोमरिक इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। अब देख लो मेटा पोजीशन ढूंढ लो पहले, देखो ये भी मेटा पे, ये भी मेटा पे, मतलब इनमें मीजोमरिक इफेक्ट शो नहीं होगा, ठीक है। क्लियर है। अब देखो इसमें मीजोमरिक होगा, इसमें मीजोमरिक होगा, और कैसा मीजोमरिक होगा, इसमें माइनस एम, और इसमें कैसा होगा, प्लस एम, OR ग्रुप का प्लस एम, ठीक है। अब स्टेबिलिटी देखनी है कार्बन अनायन की, कार्बन अनायन की स्टेबिलिटी देखनी है, मतलब क्या है, इस कार्बन अनायन को सुखी होने के लिए चाहिए कि कोई इसके ये नेगेटिव चार्ज को खींच ले, ठीक है। अब देखो हमें इंडक्टिव पे जब तक नहीं जाना तब तक जरूरत ना पड़े। अब देखो ये माइनस एम के थ्रू इसके इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, मतलब इसको सुखी कर रहा है, और ये देखो प्लस एम के थ्रू इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब इसको दुखी कर रहा है, ठीक है। अब देखो मीजोमरिक इफेक्ट जो होता है ना वो बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग होता है इंडक्टिव पे, है ना, मतलब जहां पे ये आ जाएगा ना इसकी कोई औकात नहीं होती, है ना। तो पहला आंसर अपना क्या बन गया, देखो इससे इसको स्टेबिलिटी मिल रही है तो ये
तो हो जाएगा सबसे ज्यादा स्टेबल, और ये इसको अनस्टेबल कर रहा है तो ये हो जाएगा सबसे कम स्टेबल। तो ये हमारा पहला आंसर आ गया मीजोमरिक इफेक्ट से। अब देखो इन दोनों में कैसे डिसाइड करें, ना इसमें मीजोमरिक है ना इसमें मीजोमरिक है, तो हमें जाना पड़ेगा कहां, इंडक्टिव पे। ये कैसा इंडक्टिव लगाएगा, -i, और ये भी कैसा लगाएगा, -i। ठीक है, अब देखो -i का मतलब ये इसका ये चार्ज खींच रहे हैं, पर हमने इंडक्टिव इफेक्ट के ऑर्डर में किया था कि NO2 ग्रुप का जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो ज्यादा होता है OR ग्रुप से। ठीक है, तो इसका इंडक्टिव ज्यादा, तो इसके ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, मतलब ये इसको ज्यादा सुखी कर देगा। ठीक है, तो ये अपना ऑर्डर बन जाएगा। ठीक है, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एसिड स्ट्रेंथ का, कि बताओ कौन ज्यादा एसिडिक है। देखो एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन में कुछ नहीं होता। देखो एसिड क्या होता है, कोई भी एसिड क्या होता है, जो H+ को डोनेट करता है, जो H+ को डोनेट करता है। अब यहां से ये H+ जाएगा तो यहां आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब इस क्वेश्चन को क्या करो, कार्ब अनायन की तरह ट्रीट करो, है ना, कार्ब अनायन की तरह, मतलब ये नेगेटिव चार्ज जिसमें ज्यादा स्टेबल होगा वही हो जाएगा ज्यादा एसिडिक। क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन करते हैं, ये क्या शो करेगा, -m, ये क्या शो करेगा, +m। इंडक्टिव देखना ही नहीं है अगर अपना आंसर आ गया तो। ठीक है, देखो इसको चाहिए इसका कोई चार्ज खींच ले, अब ये -m के थ्रू खींचेगा और ये +m के थ्रू इसको उल्टा अनस्टेबल कर देगा, है ना, तो ये हो जाएगा ज्यादा एसिडिक। क्लियर बात है ना, इसने इसका चार्ज खींच लिया। और अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी है एसिडिक स्ट्रेंथ का, इसमें बताओ कौन ज्यादा एसिडिक कौन कम। अब हम यहां पे गलती क्या करेंगे कि मीजो यहां पे मेटा पोजीशन को पकड़ेंगे हम, यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। देखो मैंने क्या बोला था, हैलोजेंस के केस में सिर्फ और सिर्फ -i को देखना है, मीजोमरिक को भूल जाना है, मतलब यहां पे सिर्फ और सिर्फ -i और -i लगाना है, मीजो ऑर्थो पैरा का कोई चक्कर ही नहीं है। ठीक है, अब देखो एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन है तो क्या करना है, ऑक्सीजन पे सीधा सीधा नेगेटिव ले लेना है, H+ को भेज के। ठीक है, अब नेगेटिव चार्ज को स्टेबल देखना है, कौन ज्यादा स्टेबल कर रहा है। देखो इंडक्टिव इफेक्ट तो सीधा सीधा डिस्टेंस के बेस पे कर लेंगे, ये बिल्कुल नजदीक है तो इसका ज्यादा नेगेटिव चार्ज खींच लेगा, ये थोड़ी सी दूर हो गया थोड़ा कम खींच पाएगा, ये बहुत दूर हो गया तो बहुत कम खींच पाएगा। तो ये सिंपल स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब अनायन का। ठीक है, देखो क्या है, अपने बेसिक स्टेप से चलना है, बिल्कुल बेसिक स्टेप से। ठीक है, देखो CH3 ग्रुप कहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है CH3 ग्रुप, ये रहा अपना, है ना, इसमें +m लगेगा, पर इसका +m बहुत वीक होता है, बाकियों से वीक होता है ना, ये याद रखना है। और हैलोजेंस में सिर्फ और सिर्फ -i, ये हैलोजन है इसमें सिर्फ और सिर्फ -i। क्लियर है। अब देख लेते हैं, देखो NO2 ग्रुप क्या क्या होता है, -m इफेक्ट। हैलोजन का क्या होता है, हमने अभी अभी देखा, सिर्फ और सिर्फ -i, और इसका क्या होगा, +m, पर बाकियों से वीक होगा। ठीक है, और इसका क्या है, +m, इसका क्या है, +m। अब स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब अनायन देखनी है ना, और इसकी स्टेबिलिटी कैसे बढ़ेगी कि इसके इलेक्ट्रॉन इसका नेगेटिव चार्ज कोई खींच ले। अब देखो ये -m है, ये -m के थ्रू इसका चार्ज खींच रहा है, और ये इंडक्टिव के थ्रू खींच रहा है। अब हमें पता है कि जो मीजोमरिक इफेक्ट होता है वो दादा परदादा होता है इंडक्टिव का, है ना, इंडक्टिव की कोई औकात नहीं होती मीजोमरिक के सामने। तो एक बात तो क्लियर है, ये इससे ज्यादा स्टेबल हो गया। अब देखो इनमें कैसे डिसाइड करें, देखो ये +m के थ्रू इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और ये भी +m के थ्रू इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब ये इस चार्ज को और ज्यादा दुखी कर रहे हैं, ये दोनों इस चार्ज को और ज्यादा दुखी कर रहे हैं। तो हमारे पास एक और चीज बन गई कि एक बात तो क्लियर है, ये दोनों इन दोनों से ज्यादा स्टेबल है। क्लियर है ना अब तक, बिल्कुल। अब इन दोनों में कैसे डिसाइड करें, तो मैंने बोला था कि CH3 ग्रुप का जो +m होता है वो वीक होता है, वो इस वाले से मतलब बाकियों से वीक होता है, मतलब इससे वीक होगा, तो ये इसको कम इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब कम दुखी करेगा, ये इसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा तो ये ज्यादा दुखी करेगा, तो ये सबसे कम स्टेबल हो जाएगा, मतलब इसमें सबसे ज्यादा दुखी है ये चार्ज। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं हम बेसिक स्ट्रेंथ का। देखो बेसिक स्ट्रेंथ में बेसिकली क्या होता है, यहां पे हमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए ज्यादा से ज्यादा। क्यों चाहिए, क्योंकि बेस क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो उतने अच्छे तरीके से डोनेट करेगा, मतलब उतना अच्छा वो बेस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो फिर से वही अपनी जड़ी बूटी लगा के देखनी है, जड़ी बूटी के हिसाब से चलेंगे। देखो यहां पे क्या होगा, कैसा इफेक्ट होगा, यहां पे होगा +m इफेक्ट, और ये CH3 ग्रुप में क्या होता है, +m होता है, पर इनसे बाकियों से वीक होता है। ठीक है, और क्लोरीन मतलब हैलोजन के केस में सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट, और ये कैसा शो करेगा, -m इफेक्ट। ठीक है, अब हमें यहां पे ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, देखो ये +m से सप्लाई कर रहा है, ये भी +m से सप्लाई कर रहा है, और माइनस वाले तो उल्टा इसका खींच लेंगे, उल्टा इसके इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे। तो एक बात तो क्लियर है कि ये दोनों इन दोनों से ज्यादा अच्छे बेस हैं। ठीक है, अब इन दोनों में डिसाइड करते हैं कौन अच्छा कौन बेकार। देखो ये -i से खींच रहा है, और ये -m, हमने बात की थी मीजोमरिक इंडक्टिव का दादा परदादा होता है, मतलब ये बहुत खतरनाक तरीके से इसको अनस्टेबल कर देगा, है ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा सबसे कम। ठीक है, अब इन दोनों में कैसे डिसाइड करें, तो हमने बात की थी कि इसका +m इस वाले से ज्यादा होगा, मतलब ये इसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, यहां पे डेंसिटी ज्यादा करवाएगा, तो ये सबसे अच्छा बेस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चंस में कुछ चीजों से बच के रहना है, जैसे कि ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट किसमें होता है, बेंजोइक एसिड में। बेंजोइक एसिड क्या होता है, सिंपली
बेंजीन रिंग पे आपको COOH ये वाला ग्रुप मिल जाए तो एसिडिक स्ट्रेंथ में चौकन्ने हो जाना है कि यहां पे ऑर्थो इफेक्ट है। ऑर्थो इफेक्ट में कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना है। देखो ऑर्थो मतलब ऑर्थो पोजीशन सबसे ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। देखो बेंजोइक एसिड में ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी ग्रुप लगा हो, चाहे वो +M है या -M है, ऑर्थो पोजीशन वाला मेटा ये पैरा से ज्यादा स्टेबल होता है ना। कोई फर्क ही नहीं पड़ता यहां पे क्या ग्रुप है, ऑर्थो पे आ गया और ये COOH दिख गया, मतलब ऑर्थो वाला ज्यादा स्टेबल। यही है ऑर्थो इफेक्ट। अब देखो आपको एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन में एक और चीज से बचना है, वो क्या है, नाइट्रोफिनोल। देखो पहली चीज से बचना है ऑर्थो इफेक्ट और दूसरी चीज है नाइट्रोफिनोल। नाइट्रोफिनोल कैसा होता है, पहचानने का तरीका क्या है, देखो फिनोल क्या होता है, बेंजीन रिंग पे OH और नाइट्रो NO2 ग्रुप, सिंपल है। अब देखो इसकी अगर मैं बोल दूं एसिडिक स्ट्रेंथ निकालो और अगर हम बेसिक तरीके से निकालने गए तो क्या होगा, देखो सबसे ज्यादा एसिडिक ये वाला आएगा, दूसरे पे ये वाला आएगा और तीसरे पे ये वाला आएगा। मतलब इसके हिसाब से क्या ऑर्डर होना चाहिए, ऑर्थो सबसे ज्यादा, फिर क्या पैरा और फिर मेटा। पर असल में ऐसा होता नहीं है, हम एग्जाम में ये वाला करके आएंगे पर असल में ऐसा होता नहीं है, इससे बच के रहना है। होता क्या है, पोम याद रखना है, पोम, ठीक है। नाइट्रोफिनोल में पोम याद रखना है, सबसे ज्यादा पैरा होगा, फिर ऑर्थो फिर मेटा, है ना। मैंने एसिडिक स्ट्रेंथ में दो चीजों से बचने को बोला है, एक है ऑर्थो इफेक्ट जिसमें COOH ग्रुप मिल जाए और एक है नाइट्रोफिनोल, इसमें पोम याद रखना है, पोम, ठीक है। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको एक बार चीजें रिमाइंड करा देता हूं। देखो हमने इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स में क्या क्या पढ़ा था, हमने पहले पढ़ा था इंडक्टिव इफेक्ट, फिर हमने क्या पढ़ा था, हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर हमने रेजोनेंस को पढ़ा, फिर हमने मीजोमेरिक इफेक्ट को देखा, ठीक है। और ये बात हम बिल्कुल क्लियर कर चुके हैं, हाँ बिल्कुल आसानी से सीख चुके हैं कि मीजोमेरिक इफेक्ट का क्वेश्चन आते ही, है ना, उसको देखते ही पता लग जाएगा कि ये मीजोमेरिक इफेक्ट का क्वेश्चन है। तो यहां तो हमें कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। तो बचे अपने पास कौन से, तीन बच गए अपने पास, इंडक्टिव, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड रेजोनेंस, ठीक है। अब देखो दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आ जाए स्टेबिलिटी को लेके, तो सिंपल सा फंडा याद रखना, तो जिंदगी में सिंपल सा फंडा याद रखना, सबसे पहले हमें रेजोनेंस चेक करनी है क्योंकि सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी रेजोनेंस प्रोवाइड कराती है। फिर हमें हाइपर कॉन्जुगेशन चेक करनी है क्योंकि उससे कम स्टेबिलिटी ये वाली प्रोवाइड कराती है और सबसे कम स्टेबिलिटी इंडक्टिव इफेक्ट प्रोवाइड कराता है, ठीक है। एक बार फिर से इस चीज को हम दोहराएंगे, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड कराएगी, रेजोनेंस, दूसरे नंबर पे हाइपर कॉन्जुगेशन, तीसरे नंबर पे इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। तो अपना क्या बन गया, अपना ऑर्डर फिर से लिख लेता हूं मैं एक बार फिर से, आपको बार बार चीजें करेंगे, कोई टेंशन नहीं मतलब। सबसे ज्यादा क्या है, रेजोनेंस है, फिर क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन है, फिर क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट है, ठीक है। और इस चीज का इस्तेमाल करते हुए हम अपने प्रश्नों की तरफ, ना क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं, है ना। मैं थोड़े से पहले आपको नॉर्मल क्वेश्चन दूंगा, फिर हम PYQ भी उसमें करेंगे, ठीक है। तो ये है अपना पहला क्वेश्चन, इसमें हमें बताना है कि इन दोनों कार्ब अनायन में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो वही अपना रूल याद रखना है कि सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी रेजोनेंस के पास, उससे कम हाइपर कॉन्जुगेशन, उससे कम इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन देखते ही ना आपको पता चल जाएगा कि उसमें रेजोनेंस का लेना देना है या फिर इंडक्टिव इफेक्ट का लेना देना है, ठीक है। देखो जैसे इसमें हमें सीधा दिखाई दे रहा है कि फ्लोरीन लगा है, यानी माइनस इंडक्टिव इफेक्ट का अपने पास ग्रुप लगा हुआ है, मतलब यहाँ पे वो इंडक्टिव इफेक्ट का पूछना चाहता है अपने से। और यहाँ की बात करें तो यहाँ देखो डबल बॉन्ड है और एक चार्ज है, यानी वो रेजोनेंस का लेना देना पूछना चाहता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसमें चेक करनी पड़ेगी हमें रेजोनेंस प्रेजेंट है या नहीं है। तो देखो रेजोनेंस, देखो आपको पिछला, है ना, पुराना देखना पड़ेगा, नहीं तो कुछ भी समझ नहीं आएगा, है ना। मैं आगे आपको रेजोनेंस भी बताऊंगा, हाइपर कॉन्जुगेशन भी, तो पुराना जो भी हम कर चुके हैं कि रेजोनेंस कैसे होती है, हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे होती है, वो आपको पूरा देखना पड़ेगा, तभी ये समझ में आएगा। जैसे हमने रेजोनेंस के लिए देखा था कि रेजोनेंस के लिए क्या रूल होता है, A डबल बॉन्ड B सिंगल बॉन्ड C, और C के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, नेगेटिव चार्ज हो सकता है, फ्री रेडिकल हो सकता है या फिर लोन पेयर हो सकता है। तो यहां पे एक कंडीशन देख लेते हैं, देखो A डबल बॉन्ड B सिंगल बॉन्ड C के ऊपर नेगेटिव चार्ज, यानी क्या है, इसमें रेजोनेंस जो है वो प्रेजेंट है। और इसमें रेजोनेंस देखो डबल बॉन्ड ही नहीं दिखाई दे रहा कहीं पे, तो मतलब रेजोनेंस तो इसमें नहीं है, है ना, नहीं है। तो यहां पे बिल्कुल आसानी से पता चल गया, देखो रेजोनेंस वाला सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो इसमें रेजोनेंस है तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें पूछा है कि स्टेबिलिटी पूछी है किसकी, कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी अपने से पूछी है, कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी, ठीक है। तो वही अपना रूल क्या है, सबसे ज्यादा स्टेबल रेजोनेंस है, फिर क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन है, फिर क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट है,
ठीक है, तो यहां पे देख लो, पहले इसमें चेक कर लेते हैं कि रेजोनेंस है या नहीं है। पहले इसमें चेक कर लेते हैं रेजोनेंस है या नहीं है। देखो ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी और सी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, मतलब इसमें रेजोनेंस प्रेजेंट है। और इसकी बात करें यहां पे डबल बॉन्ड ही नहीं दिखाई दे रहा, मतलब रेजोनेंस एब्सेंट है। तो सिर्फ रेजोनेंस के बेस पे ही हमने पता लगा लिया ना, इनके बारे में हमें सोचना ही नहीं है। रेजोनेंस है मतलब ये ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा है कार्ब अनायन की स्टेबिलिटी पूछी है, अपने से कार्ब अनायन की स्टेबिलिटी पूछी है। ठीक है, तो वही रूल है कि सबसे ज्यादा स्टेबल होगी रेजोनेंस, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर इंडक्टिव इफेक्ट। तो पहले चेक करते हैं भाई रेजोनेंस प्रेजेंट है या नहीं है। पहले इसमें चेक करते हैं। देखो ए यहाँ पे कार्बन है ना, ए डबल बॉन्ड ये बी, ये वाला कार्बन बी, फिर सिंगल बॉन्ड सी, सी के ऊपर नेगेटिव चार्ज यानी रेजोनेंस इसमें प्रेजेंट है। इसकी बात करें तो ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी के ऊपर नेगेटिव चार्ज यानी रेजोनेंस इसमें भी प्रेजेंट है। अब यहां पे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि इसमें भी रेजोनेंस है, इसमें भी रेजोनेंस है, अब क्या करें, स्टेबिलिटी कैसे चेक करें। अब हम देखेंगे कि किसमें रेजोनेंस ज्यादा है, किसमें रेजोनेंस ज्यादा है। तो सिंपल है, अपनी ट्रेन देख लेते हैं। ट्रेन कौन सी, देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, मतलब इस चार्ज को क्या है, रेजोनेंस के लिए पूरी ट्रेन मिल रही है। देखो कितने सारे कार्बन पे से ये घूम रहा है। इधर बात करें तो सिर्फ 3 ही कार्बन है, मतलब ये यहां 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 है ना, तो टोटल कार्बन ही काउंट कर लो। यहां 3 कार्बन है, ट्रेन कितनी है, 3 कार्बन की है, यहां ट्रेन कितने सारे कार्बन की है, मतलब इसमें रेजोनेंस की अमाउंट ज्यादा है, मतलब क्या है, रेजोनेंस इसमें ज्यादा है, तो इसमें स्टेबिलिटी भी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, जिसने पुराना देखा हुआ है वही ये कर पाएगा ना, रेजोनेंस कैसे हमने ज्यादा कम बता दी, किसमें रेजोनेंस प्रेजेंट है किसमें नहीं है। ठीक है, अब हम कर रहे हैं पीवाईक्यू कर रहे हैं। अब हम पीवाईक्यू करने वाले हैं। देखो ये नीट 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि देखो इसमें क्या पूछा गया कि ये वाला कार्बोकटायन जो है वो इससे ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, इसमें हमसे क्या पूछा गया, ये वाला कार्बोकटायन इससे ज्यादा स्टेबल है, तो उसका रीजन पूछा है। उसका क्या पूछा है, हमसे रीजन पूछा है। देखो हमारे पास फिर से वो ये 3 चीजें आएंगी, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस। अब इंडक्टिव इफेक्ट में तो क्या होता है, हमें कोई ग्रुप दिखाई देता है ना, जैसे -I ग्रुप या फिर +I ग्रुप है ना, फ्लोरीन दिखाई देगा, NO2 ग्रुप दिखाई देगा, तो वैसा तो यहां पे नहीं दिखाई दे रहा। देखो हर क्वेश्चन को ऐसे ही टैकल करना है, अलग से आपको पता ही लग जाएगा, है ना। तो कोई ग्रुप नहीं दिखाई दे रहा तो इंडक्टिव इफेक्ट का तो यहां लेना देना नहीं है बेसिकली। रेजोनेंस की जब वो बात करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं आपको डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा ना, बेंजीन रिंग पे ज्यादातर क्वेश्चन होंगे और डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा। तो यहां पे वो डबल बॉन्ड भी अपने को देखने को नहीं मिल रहा, तो रेजोनेंस का भी ये क्वेश्चन नहीं है। तो क्वेश्चन किसका बनता है, ये हाइपर कॉन्जुगेशन का। और हाइपर कॉन्जुगेशन का मैं आपको बता दूं, देखो हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए बेसिकली 3 कंडीशन थी। हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए हम कर चुके हैं पहले, ये 3 कंडीशन रिक्वायरमेंट है ना, जो रिक्वायरमेंट बोलते हैं ना कि ये 3 कंडीशन पूरी होंगी तभी किसी कंपाउंड में हाइपर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो वो 3 रिक्वायरमेंट क्या थी। पहली रिक्वायरमेंट थी कि या तो फ्री रेडिकल होना चाहिए, या कार्बोकटायन होना चाहिए, या एल्कीन होना चाहिए। पहली रिक्वायरमेंट ये अगर पूरी हो गई, फिर हम दूसरी रिक्वायरमेंट चेक करेंगे कि जो अल्फा कार्बन होता है, जो अल्फा कार्बन होता है उसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी होनी चाहिए, sp3 होनी चाहिए। ये है दूसरी रिक्वायरमेंट। ये भी अगर पूरी हो गई तो क्या है, जो अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन जुड़े होंगे वो क्या होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। तो एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन तो प्रेजेंट होना ही चाहिए, ये रिक्वायरमेंट। अब चेक कर लेते हैं, देखो हाइपर कॉन्जुगेशन चेक कर लेते हैं। इसमें चेक करते हैं सबसे पहले, देखो इसमें चेक करते हैं कि फ्री रेडिकल या फिर कार्बोकटायन या फिर एल्कीन होना चाहिए। तो ये क्या है, एक कार्बोकटायन है, ये भी क्या है, कार्बोकटायन है। तो पहली रिक्वायरमेंट दोनों की पूरी हो गई। दूसरे में चेक करते हैं कि अल्फा कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला होना चाहिए। ठीक है, तो अल्फा कार्बन कैसे देखना है, तो मैंने टेक्निक बताई हुई है कि जिस कार्बन पे चार्ज दिख जाए उस पे बॉक्स बना लो, जिस कार्बन पे चार्ज दिख जाए उस पे बॉक्स बना लो। अब बॉक्स से नेक्स्ट जो कार्बन होगा वो होगा अल्फा कार्बन, बॉक्स से नेक्स्ट जो कार्बन होगा वो होगा अल्फा कार्बन, बॉक्स से नेक्स्ट कार्बन जो होगा वो होगा अल्फा कार्बन। इधर भी सीन, बॉक्स से नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, बॉक्स से नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन। ठीक है, तो अल्फा कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होनी चाहिए। तो सारे कार्बन देखो, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, सारा सिंगल बॉन्ड बना रहा है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। इसमें भी ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, सारे सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं, मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। अब बात करते हैं अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होने चाहिए। तो अल्फा हाइड्रोजन कौन से होते हैं, ऐसे हाइड्रोजन जो किसी अल्फा कार्बन से अटैच हैं। ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा हाइड्रोजन है। इसमें बात करें ये अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन तो दोनों में ही प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट है। अब स्टेबिलिटी का बेसिस कैसे देखेंगे कि देखो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। ठीक है, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। इसमें अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर लो, 3 + 3 + 3 कितने हो गए, इसमें 9 अल्फा हाइड्रोजन हुए। जबकि इसकी बात करें तो 3 + 2 यानी इसमें 5 अल्फा हाइड्रोजन है। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, तो इसमें क्या है, ऑटोमेटिकली स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीट 2019 का ये क्वेश्चन है, मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन।
ठीक है। तो अपने पास चीजें ही तीन है, इंडक्टिव इफेक्ट है, हाइपर कॉन्जुगेशन है, रेजोनेंस है। और मैंने बोला है कि इंडक्टिव इफेक्ट का क्वेश्चन होगा ना तो उसमें आपको ग्रुप दिखाई देगा, कोई माइनस आई ग्रुप या फिर प्लस आई ग्रुप है ना, कहीं फ्लोरीन होगा, NO2 होगा, ऐसा ऐसा कुछ दिखाई पड़ेगा। पर यहाँ पे कोई भी ग्रुप नहीं दिखाई दे रहा, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट तो वो नहीं पूछना चाह रहे। रेजोनेंस में क्या होगा, कहीं आपको बेंजीन रिंग या फिर डबल बॉन्ड ऐसा ऐसा कुछ दिखाई देगा, मतलब रेजोनेंस का भी क्वेश्चन ये नहीं पूछना चाह रहे, हाइपर कॉन्जुगेशन का क्वेश्चन पूछना चाह रहे, हाइपर कॉन्जुगेशन का। ठीक है। और हाइपर कॉन्जुगेशन में हमें पता है क्या है, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उतनी ज्यादा क्या होती है, स्टेबिलिटी होती है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे चेक करनी है आप वो देख लेना, है ना, वो देख लेना, मैंने बता दिया अच्छे से। तो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे उसमें स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। और अल्फा हाइड्रोजन कैसे देखते हैं, देखो जिस कार्बन पे चार्ज है उस पे बॉक्स बना लो, जिस कार्बन पे चार्ज है उस पे बॉक्स बना लो, जिस कार्बन पे चार्ज है उस पे बॉक्स बना लो, जिस कार्बन पे चार्ज है उस पे बॉक्स बना लो। अब बॉक्स से नेक्स्ट कार्बन क्या है, अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन। अब अल्फा कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन क्या है, अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है। तो यहाँ पे पहले वाले में हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, ये 3 हो जाएंगे। और यहाँ पे तो देखो इस कार्बन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि ये 3 यहाँ बॉन्ड बना चुका है। तो इसके पास नेट अल्फा हाइड्रोजन हुए 3 हुए। ठीक है। नेक्स्ट की बात करें तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन 2 वाले तो ये हो जाएंगे, देखो ये अल्फा कार्बन है तो ये अल्फा हाइड्रोजन, और 2 ये वाले हो जाएंगे। ठीक है। टोटल कितने हो गए, 4 हो गए। इसकी बात करें तो 2 ये हो जाएंगे, 3 ये हो जाएंगे, कितने हो गए, 5 हो गए। इसकी बात करें तो नेक्स्ट कार्बन ये अल्फा कार्बन है तो अल्फा हाइड्रोजन 2 हो गए। तो देखने से ही पता लग रहा है सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा, 5 अल्फा हाइड्रोजन, जिसके पास सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन, सबसे पास किसके है, सबसे ज्यादा इसके पास है। ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपना, हाइपर कॉन्जुगेशन अकर्स इन, इनमें से किसमें हाइपर कॉन्जुगेशन होती है। ठीक है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन के वही 3 रूल हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन के वही 3 रूल मैं बारी बारी से बता दूंगा आपको, है ना, हर बार बताऊंगा ताकि आपको फिक्स हो जाए दिमाग में। या तो फ्री रेडिकल होना चाहिए, या कार्बोकटाइन होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए, या फिर एल्कीन होना चाहिए, पहला रूल। ये अगर कंप्लीट हो जाता है तो नेक्स्ट क्या है, जो अल्फा कार्बन है, जो अल्फा कार्बन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होनी चाहिए, दूसरा रूल। तीसरा रूल है कि अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा होगा, है ना, अगर जुड़ा होगा तो वो क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर देगा, एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। अब देखते हैं, देखो फ्री रेडिकल या कार्बोकटाइन या फिर एल्कीन, तो ये क्या है, फ्री रेडिकल है, ये क्या है, फ्री रेडिकल है, ये भी क्या है, फ्री रेडिकल है ना। तो पहली रिक्वायरमेंट तो तीनों पूरी कर रहे हैं, पहली रिक्वायरमेंट तो तीनों ने पूरी कर ली। अब नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, अल्फा कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला होना चाहिए। पहले इसमें चेक करते हैं, देखो अल्फा कार्बन कौन सा हो जाएगा, जिस पे चार्ज या फ्री रेडिकल या कुछ भी है उस पे बॉक्स बना लो। फ्री रेडिकल इस कार्बन पे है तो इस पे हमने बॉक्स बना लिया, तो बॉक्स से नेक्स्ट जो कार्बन है, नेक्स्ट जो कार्बन है वो होगा अल्फा कार्बन, है ना। और कौन सा हो जाएगा, देखो यहाँ पे जो कार्बन होगा वो क्या हो जाएगा, अल्फा कार्बन, वो क्या हो जाएगा, अल्फा कार्बन। ठीक है। अब अल्फा कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होनी चाहिए, sp3 होनी चाहिए। अल्फा कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होनी चाहिए। तो चेक कर लेते हैं, देखो ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन है तो यहाँ तो ये सिंगल 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 बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ पे तो sp3 है, बट इसके पास दिक्कत क्या है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन एक भी प्रेजेंट नहीं है क्योंकि तीनों बॉन्ड ये बना चुका है। ठीक है। तो ये तो हो गया, खल्लास हो गया। अब इसकी बात करते हैं, देखो इसकी हाइब्रिडाइजेशन चेक करो कि sp3 है या नहीं है। देखो एक सिंगल बॉन्ड, दूसरा सिंगल बॉन्ड, और ये तीसरा यहाँ डबल बॉन्ड, यानी इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 निकल के आएगी। ठीक है। तो यहाँ क्या दिक्कत थी, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और यहाँ क्या है, अल्फा जो कार्बन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 नहीं है, मतलब ये हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए अपना वो नहीं है, योग्य नहीं है, इसमें नहीं पाई जाएगी। नेक्स्ट में चेक करते हैं, देखो फ्री रेडिकल है, ये तो ठीक है ना, फ्री रेडिकल है ये तो ठीक है। अब नेक्स्ट चेक करते हैं क्या, कि अल्फा कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला होना चाहिए। देखो यहाँ पे जो ये, इसको एक बार ऐसे लिख लेते हैं ढंग से कि ये कैसा दिखाई देगा असल में ये कैसा दिखाई देगा, है ना। फिनाइल को हम थोड़ा ढंग से बना लेते हैं, ये दिखाई देगा अपना। ठीक है। यहाँ ऐसे 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 इसके बॉन्ड बना देते हैं, ये इसके बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है। तो अल्फा, देखो यहाँ पे मैंने अल्फा हाइड्रोजन कैसे देखते हैं, अल्फा कार्बन कैसे देखते हैं, उसका क्या तरीका बताया है कि जिस भी कार्बन पे चार्ज या फ्री रेडिकल प्रेजेंट हो उस पे बॉक्स बना लो, तो उससे नेक्स्ट जो कार्बन होगा अल्फा कार्बन, उससे नेक्स्ट जो कार्बन होगा अल्फा कार्बन, उससे नेक्स्ट जो कार्बन होगा अल्फा कार्बन। अब अल्फा कार्बन की क्या होनी चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होनी चाहिए। तो यहाँ पे चेक कर लो, देखो ये भी डबल बॉन्ड बना रहा है, इधर ये भी डबल बॉन्ड बना रहा है, ये भी डबल बॉन्ड बना रहा है, मतलब तीनों की क्या है, जो अल्फा कार्बन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 निकल के आएगी, मतलब इसमें भी हाइपर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट नहीं हो सकती। अब इसकी बात करते हैं, देखो क्या है, ये फ्री रेडिकल है इस कार्बन पे, तो इस पे हम क्या करते हैं, बॉक्स बना लेते हैं। अब बॉक्स से नेक्स्ट जो कार्बन है ये क्या है, अल्फा कार्बन है। अब ये देखो यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, सारे सिंगल बॉन्ड है, तो जाहिर सी बात है एक हाइड्रोजन भी लगा होगा, है ना। तो इसके सिंगल बॉन्ड है सारे, मतलब इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है, और हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। देखो ये अपना क्या है, अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा है वो क्या है, अल्फा हाइड्रोजन, है ना। अल्फा कार्बन वाली भी रिक्वायरमेंट अपनी पूरी हो चुकी है, और अल्फा हाइड्रोजन वाली भी, मतलब इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है।
ठीक है, सिंपल है, सारा समझ में आया ना। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन विल बी, मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन विल बी, इनमें से कौन सा मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन। देखो फिर से वही क्राइटेरिया है कि पहले देखते हैं कि किसमें क्या पूछा गया है ना। देखो सबसे स्टेबल क्या होती है अपनी, रेजोनेंस सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर क्या है हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर क्या है इंडक्टिव, है ना। तो सबसे पहले रेजोनेंस ढूंढ लेते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन ढूंढ लेते हैं, इंडक्टिव ढूंढ लेते हैं, है ना। इंडक्टिव जहां पे मिल गया उस पर तो काटा ही मार देंगे, सबसे कम स्टेबल है। देखो अब देखो यहाँ पे कार्बोकटायन बनेगा कैसे, जो क्लोरीन है ना, ये सब में क्लोरीन है, सब में क्लोरीन है, ये क्लोरीन चला जाएगा, ये क्लोरीन चला जाएगा, सब में ये क्लोरीन चला जाएगा और यहाँ पे ये कार्बोकटायन बन जाएगा। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था, इंडक्टिव इफेक्ट सबसे पहले चेक करो, है ना। सबसे पहले देख लो कहीं है तो नहीं है ना, उसको काट देंगे हम क्योंकि सबसे कम स्टेबल है। तो अब देखो बी वाले में कहीं भी रेजोनेंस नहीं दिखाई दे रही है ना, बी वाले में कहीं भी रेजोनेंस नहीं दिखाई दे रही, तो इसको पहले ही काट देते हैं। ठीक है, अब इनकी बात करते हैं। ए वाले में रेजोनेंस प्रेजेंट अपने को दिखाई दे रही है, ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी और ये पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, मतलब इसमें ए वाले में रेजोनेंस प्रेजेंट है, तो रेजोनेंस सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, तो ये ए वाला अपना आंसर हो जाएगा और यही हम अपने एग्जाम में गलती करके आ जाएंगे। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है। देखो हाइपर कॉन्जुगेशन इसमें भी है, हाइपर कॉन्जुगेशन इसमें भी है, और इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3 और 3 कितने, 6 अल्फा हाइड्रोजन है। और हाइपर कॉन्जुगेशन इसमें भी है, इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन, 3 3 3 9 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, तो यहां पे याद रखनी है एक बात कि जो स्ट्रक्चर 9 अल्फा हाइड्रोजन वाली है ना, 9 अल्फा हाइड्रोजन वाली और हाइपर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, वो रेजोनेंस वाले से भी ज्यादा स्टेबल है, वो इस वाले कार्बोकटायन से ज्यादा स्टेबल है। ये आपको याद रखना है ना। यहां पे ये चीज गलती हो जाएगी, पर ये याद रखना है ये ज्यादा स्टेबल है। और मैं यहां आपसे क्वेश्चन पूछ लूं कि अगर ये कार्ब अनायन होता, अगर ये कार्ब अनायन होता तो आप क्या करते, तो जाहिर सी बात है ये वाला ज्यादा स्टेबल होता। क्यों, क्योंकि माइनस चार्ज कार्ब अनायन में हाइपर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होती ही नहीं है, हाइपर कॉन्जुगेशन फ्री रेडिकल में या कार्बोकटायन में या एल्कीन में प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो इससे थोड़ा बच के रहना है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे अपना इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। देखो देखने से ही पता लग जाएगा आपको। देखो इंडक्टिव इफेक्ट का क्वेश्चन होगा ना, तो कोई ग्रुप लगा हुआ दिखाई देगा आपको, कहीं भी कोई ग्रुप नहीं दिख रहा, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन नहीं है। रेजोनेंस में क्या है, कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड और ना बेंजीन रिंग, मतलब ये क्या है, रेजोनेंस के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन नहीं है। तो जहां पे आपको ये CH3 ग्रुप दिखाई दे, मतलब वो हाइपर कॉन्जुगेशन का क्वेश्चन पूछना चाहता है, और हाइपर कॉन्जुगेशन में भी वो आपसे अल्फा हाइड्रोजन काउंट कराना चाहता है। स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा होंगे स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, तो अल्फा हाइड्रोजन काउंट करने की टेक्निक हमने सीख रखी है कि जिस कार्बन पे चार्ज मिले उस पे डब्बा बना लो, जिस कार्बन पे चार्ज उस पे डब्बा, जिस कार्बन पे चार्ज उस पे डब्बा, जिस कार्बन पे चार्ज उस पे डब्बा। अब अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर लेते हैं। देखो नेक्स्ट कार्बन होगा, ये अल्फा कार्बन है तो ये अल्फा हाइड्रोजन है ना। नेक्स्ट है ये अल्फा कार्बन है तो ये अल्फा हाइड्रोजन, इसमें कौन सा, ये वाला, इसमें ये वाला, इसमें ये वाला। ठीक है, अब काउंट कर लेते हैं। देखो 2 अल्फा हाइड्रोजन तो ये वाले हो गए, और यहाँ पे कितने हो जाएंगे, देखो एक के पास 3 है तो 2 के पास कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे ना, 2 और 6 8 हो गए। इसमें बात करें तो एक के पास 3 है तो 3 के पास कितने हो जाएंगे, टोटल 9 हो जाएंगे। इसमें बात करें तो एक के पास 3 है तो 2 के पास 6 हो जाएंगे। इसमें बात करें तो सिर्फ 3 है ना। तो सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन इसके पास है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल, उससे कम ये वाला, उससे कम ये वाला, उससे कम ये वाला। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन। ठीक है, फिर से वही टेक्निक। देखो इंडक्टिव इफेक्ट के क्वेश्चन में अपने को कोई ग्रुप लगा हुआ दिखाई देगा, -I का +I का, मतलब ये इंडक्टिव इफेक्ट का क्वेश्चन अपने से नहीं पूछना चाह रहा है। ठीक है, और रेजोनेंस वाले में क्या होगा, डबल बॉन्ड बेंजीन रिंग, इस टाइप से अपने को दिखाई देगा, मतलब रेजोनेंस का भी क्वेश्चन अपने से नहीं पूछना चाह रहा है। मतलब क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन का, और हाइपर कॉन्जुगेशन में भी वो हमसे अल्फा हाइड्रोजन काउंट कराना चाहते हैं। और अल्फा हाइड्रोजन का फंडा क्या होता है, स्टेबल पूछा ना, तो अल्फा हाइड्रोजन क्या होती है, स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी जितने अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। ठीक है, तो अल्फा हाइड्रोजन काउंट करने की टेक्निक अपने को आती है, जिस पे चार्ज है उस पे बॉक्स बना लो, जिस पे चार्ज है उस पे बॉक्स बना लो, जिस पे चार्ज उस पे बॉक्स बना लो, जिस पे चार्ज है उस पे अब बॉक्स बना लो। देखने से ही पता लग रहा है इसके पास 3 3 3, मतलब 9 अल्फा हाइड्रोजन इसके पास 3 हो जाएंगे, इसके पास कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, इसके पास तो है ही नहीं। तो 9 अल्फा हाइड्रोजन मतलब सबसे ज्यादा है, तो सबसे स्टेबल कौन